पीओपी का नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस है। प्लास्टर ऑफ पेरिस हिंदी में नाम इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस है। आज हम चौथा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं भैया, इधर देख लो, बात ना करो बिल्कुल। प्लास्टर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अच्छा, पेरिस की एक खास बात बताऊं तुम, पेरिस लंदन की राजधानी है। लंदन की शहर पेरिस के अंदर, जो पेरिस है ना, पेरिस के ही अंदर इस पीओपी की जो चुन्ना सा घरों में सजावट काम करने का काम आवा, किसी का हाथ टूट जाए उसके हाथ पे प्लास्टर चढ़ा जाए, इसकी खोज सबसे पहले वहीं हुई थी, इसलिए नाम भी वहीं के नाम पे पड़ा हुआ पेरिस। सही बात या? पेरिस के अंदर ही जो ना, लंदन के अंदर पेरिस पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा टावर, एफिल टावर। हर लड़की का, हर लड़के का, लड़की मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, उसका सपना हो वो लड़की का कि उसका बॉयफ्रेंड उसका एफिल टावर दिखाने ले। तुम पता ना एफिल टावर लगा? पता तो पता नहीं, सच में नहीं पता तुम्हें? एफिल टावर नहीं देखा तुमने? रोक क्लास यार, टैब लेकर बैठा है। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर, समझ गया ना? प्लास्टर ऑफ पेरिस का, पेरिस का मतलब फ्रांस की राजधानी है, और वहीं इसकी खोज हुई थी, इसलिए नाम रख दिया गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। समझ में? उसके बाद जब किसी के यहाँ तुम रिश्ता देखने जाओ, उससे पहले ही कली काली करवा कर रखो, घरों में फूल लगवा कर रखो। हम तो देखो गरीब आदमी, हमारे यहाँ घरों में फूल नहीं है, समझ में आई बात? या पुट्टी तो लगवा के रखे, उसके फूल निकलवा कर रखो छतों में, गजब गजब के फूल, समझ में आया बात? या उसके बाद अगर देखो तुम 10वीं क्लास में तुम पढ़ रहे हो और तुम फेल हो जाओ, तो तुम्हारे घर वाले तुम्हें बहुत तोड़ेंगे, और तोड़ते तोड़ते पता लगा तुम्हारा हाथ ही टूट गया, तो फिर डॉक्टर के पास जाओगे, और डॉक्टर पता क्या करेगा? उस पर थारे हाथ पे प्लास्टर कर देगा। उनको प्लास्टर करवा रखा है, वो प्लास्टर नहीं, प्लास्टर हो, वो प्लास्टर हो, यही तो प्लास्टर। समझ बात? या तो पीओपी कर दो तुम्हारे हाथ पे, समझ बात? या उस पर धीरे धीरे चढ़ा, अपने ऐसे करके ना गले में धागा सा टांग करना, चुप हो जाओ यार। ऐसे तो करोगे, या पता लग गया, पता लग गया तुम रास्ते में दौड़ रहे थे, दौड़ते दौड़ते तुम्हारा एक्सीडेंट होगा और तुम्हारे पैर में बाढ़ आ गया। पैर में नहीं बाढ़ आता, हड्डी में बाढ़ आ, वो हड्डी में बाढ़ की करा जाए, बाल आने का तो हल्की हल्की तिरेडी सी आ जा, उसे जोड़ने खातर नहीं प्लास्टर ऑफ पेरिस काम करे अभी। समझ आई बात? या घरों की सजावट करने उपयोग तो हमें भी पता लग गया, आगे हम उपयोग नहीं लिखेंगे इसके जाकर। घरों की छतों की जो छत हो उसकी सजावट करने में काम आएगा, जो टूटी हुई हड्डियां उसे जोड़ने में काम आएगा। सही बात है। और भी पता नहीं कहाँ कहाँ काम आता होगा, मुझे तो दो ही पता, दो ही पेपर में होगा। सही बात है। अब तुम देख लो कहाँ कहाँ काम होगा। सही बात है। अगर तुम कुछ और जोड़ना हो भी जोड़ लियो, ठीक? तो क्यों सही में चुपचाप बैठेगा शांति से, एडजस्ट नहीं होता मेरे को। सबसे पहले नंबर पर जब तुम्हें बताया था कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो सबसे पहले अणुसूत्र पढ़ेंगे। अणुसूत्र, मोलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका जो अणुसूत्र है सब बच्चों को याद कर लेना, आना पेपर में तय है, फिक्स। इसका सूत्र अणुसूत्र CaSO4 इंटू 1/2 H2। देख लो कितना तगड़ा सूत्र। देखिए याद कर रहे हैं जाना, पिछले वाले चारों याद है ना? क्या याद कर रहे जाना, पिछले वाले चारों याद है? ब्लीचिंग पाउडर का बताइए क्या सूत्र? आधे ने वैसे ताल लगा, 4-5 ने तो बोल रहे हैं वैसे CA तो ऐसा चले, CA उनकी साथ जोड़ लिए। दूसरे नंबर पर जाओ, दूसरे नंबर पर इसका रासायनिक नाम, रासायनिक नेम, केमिकल नेम बता सको उसका रासायनिक नाम क्या होगा? देख यहाँ तक तो बोल देंगे। सी का नाम कैल्शियम, यहाँ तक तो बोल देंगे कैल्शियम। SO4 का नाम है सल्फेट। कौन सी बोल लिया? रतनदीप वाली। अच्छा, 1/2 का मतलब हेमी, 1/2 को हम हेमी बोल रहे हैं, हेमी, HEMI, हेमी। बाद में लिख लिया, कहीं नहीं आ रहा। हाँ तो मैं बताता हूँ, बाद में लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है। हेमी हाइड्रेट, इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? क्या कर रही थी उसके साथ? स्टोर कर रही थी तो अभी दोनों बहुत करीब थे नहीं ना? बदतमीज, सुधर जा। ये काम इधर करने को, यहाँ करने को हैं?
तो घर भी नहीं करने चाहिए। मैंने देखा नहीं, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। ये 2018 का समय था। 2018 में ना भारत सरकार ने परमिशन दे दी लड़की लड़की साथ रह सके, तो ये उसका ही फायदा उठा रही। चलो जाओ जाओ जाओ, इधर देखो इधर देखो इधर देखो। साधारण नाम, सिंपल नेम। साधारण नाम, तो साधारण नाम पता क्या हो इसका? साधारण नाम देखेंगे, इसका नाम पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और पेरिस कहाँ की राजधानी? फ्रांस की। ऐसी क्या एक ही चीज है पर तुम्हें जो पता फ्रांस में? टावर। टावर देखने जाओगे? ठीक। उसके बाद आगे चलो ध्यान से। बनाना, PREPRATI, प्रिपरेशन मतलब बनाने की विधि। मैन्युफैक्चरिंग भी कह सको, बनाने की। बस इसका ही खेल है। जो बच्चा इस समीकरण को समझ जाना, जो चौथे नंबर का जो पॉइंट हो, इस पर तो स्टार लगना चाहिए ना। सही बात है। ये पेपर में बार बार समीकरण हुआ इसकी, इक्वेशन हुआ इसकी, कैसे इसकी प्रिपरेशन हो, कैसे से बनाए जा प्लास्टर ऑफ पेरिस को। इसके लिए तुम्हें एक सूत्र याद करना पड़ेगा, वो सूत्र इसके जैसा ही है और उसका नाम याद करना पड़ेगा। उसका नाम हो जिप्सम। व्हाइट कलर का पदार्थ हो, समझ बात, उस तो बनाई जा पीओपी। देखो कैसा हो, CaSO4 इंटू 2H2O, इसका नाम हो जिप्सम। जिप्सम, जिप्सम, ZIPSIUM, जिप्सम। याद रही ये बात है। क्या नाम है उसका? जिप्सम। तो ये जिप्सम। अब जिप्सम को हम हीट कर दो, हीट नहीं हीट, और तापमान देखो 373 केल्विन। इसे हीट कर देंगे, गर्म कर देंगे इसे। गर्म कर देंगे ऐसा, कितने केल्विन पर गर्म कर देंगे? 373 केल्विन के तापमान पर गर्म कर दोगे ना जिप्सम को, तो जिप्सम को 373 केल्विन के तापमान पर गर्म करने पर यही बन जाएगा, यही प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब बताओ प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? CaSO4 इंटू 1/2 प्लस पता क्या निकलेगा? जल के 1.5 अणु बाहर निकल जाएंगे, 1.5। और 1.5 क्या हो? 1 से 1/2 H2। बात समझ में आई है? अच्छा लग रहा है? एक बार इस समीकरण को दिमाग में आराम से आंख बंद करके से फील कर लेनी। अभी पहले समझ लो इसे क्या क्या है। जब जिप्सम को 373 केल्विन के टेम्परेचर पर हीट कर दोगे, गर्म कर दोगे, तो हमारा पीओपी बन जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का तुम्हें सूत्र याद है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और जल का 1.5 अणु बाहर निकाल देना। 1.5 का मतलब तो जानो ही सब, इतने भी पढ़ नहीं हो तुम। 1.5 का मतलब, हाँ 3 का आधा 1.5 ही हो, बात सही है। 1 से ही 1/2 अणु जल के बाहर निकल जाएंगे, उसके मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे। तो ये बुरा तो नहीं लगा मैंने इस तरह कहा? अगर तुझे बुरा भी लगा ना तो मेरे पे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक? कोई बात नहीं, चुप। बदतमीज होगा तुम यार एकदम। मुझे नहीं लगता, मुझे लगा तू जब पूरी साइंस पढ़ लिया तो वैज्ञानिक बन जाएगा यार। अकेला ही बोल लो जा रहा। तो याद रह गया यह समीकरण बार बार पूछी जा। इस समीकरण में पता क्या खास बात हो? इस समीकरण को आधी छोड़ के चले जाओ, ये क्या पूरा करो। बताओ प्लास्टर पे जो हमारा जिप्सम को गर्म करने पर क्या हो? कैनोटेकंटी, कैनोटेकंटी। बस चाय पीनी क्या? चुप, परोटा। तुम चाचू कहानी दोबारा पराठे बना के भेजेगी? तुम्हें चाचू क्या जा भाई जाजी ने थे लव यू 4 पराठे के लिए कहा था, खुश होगी होगी। अच्छा फिर ये महिलाओं के अंदर एक गुण हो, उनकी अगर तारीफ कर दे ना, अगर उनकी तारीफ कर दो नहीं किसी भी महिला की अगर तारीफ कर दे ना, आराम से उसकी तारीफ कर दो, प्यार के साथ जाएगा तो चुपचाप जो चाहो तो वो ले लो। रियलिटी बात बता रहा हूँ, तुम बदतमीज है क्या?
मतलब खाने पीने का सामान कह रहा हूँ मैं। भाई यार तुम भी कैसे देख। चुप। हाँ झूठी तारीफ अपने घर में देख लो जाएगा। अपने घर में तुम अपनी बहन को जाके कहो हाँ दीदी तुम तो बहुत अच्छी हो। सच में? हाँ चलो तुम्हारा व्यवहार बहुत अच्छा। तो पुरुष जब बात इतनी खतरनाक हो आराम से देख लो तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी की एक दिन तारीफ कर दे और तारीफ करके पता क्या कहेंगे तुम तो नहीं तुम तो बहुत अच्छी लगती हो। अब ऐसे किसी भी पुरुष को उसकी पत्नी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ये गलत फैक्ट है बिल्कुल। समझ में आया बात है? तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम तो अच्छा खाना बनाती हो, 4-5 तारीफ कर दो सर। फिर बाद में जाकर पता मेरे 4-5 दोस्त आ रहे खाना बना दो जाएगा। तो ये हो शोषण एक प्रकार का। इतने प्यार भरा शोषण करवाओ ना। चलो अब बर्तन साफ कर दो। घर में कोई भी पुरुष बर्तन साफ नहीं कर सकता। समझ नहीं बात है? ये बात किसी की मजबूरी हो वो अलग केस है, वो अलग पीस है। समझ नहीं बात है? लेकिन घर में सारा काम महिलाओं को करना पड़ेगा और सुबह से लेकर शाम तक काम करती रहती है और उनका क्रेडिट उन्हें कभी नहीं मिलता। संडे भी हो जब भी काम करे बेचारी। सही बात है? घर में लड़के भी है और खान दोनों, लड़का भी घर में रहे लड़की घर में रही। तो इतनी मानसिकता खराब है यहाँ के लोगों की। लोगों को चलो लड़की को कहेंगे तू चाय बना के लेगा और लड़का सांड की तरफ सड़ रहा पड़ा हुआ। लड़की ही क्यों चाय बनाएगी? लड़की क्यों नहीं बना सकते? गलत है ना? धर्म घर में दोनों कैंडिडेट रह रहे। लड़की कहेंगे अगर कोई लड़का घर में झाड़ू भी मार रहा है ना और उसकी बहन बेड पे बैठ गई तो लोगों के पेट में खलबली भी मच जा। हाँ ऐसा भी हो, ये संस्कार है इस लड़की के। संस्कार तो जोड़ो। क्यों भाई? वो झाड़ू नहीं मार सकता? कहीं उसमें कहाँ लिखा हुआ है झाड़ू नहीं मार सकता है? और ये लड़कियां पता क्या करे? लड़कियां भी तो इतनी रम चुकी ना लड़कों को ये काम नहीं करना चाहिए, लड़कों को ये नहीं करना चाहिए, लड़कों को लड़की वाले काम नहीं करना चाहिए। जरूरी थोड़ा ही ना लड़की वाले काम है। समझ की बात यार? इसलिए इसे क्या है, इसे प्योर शोषण क्या, वो शुद्ध शोषण हो। इसमें जरा सी भी मिलावट नहीं है। अंकों के साथ अगला पॉइंट पहले यूं बताओ जिप्सम जो होगा, जिप्सम सुन लो ध्यान लगाएगा। जिप्सम को जब 373 केल्विन पर गर्म करोगे तो हमारा पीओपी बन जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और जल के 1.5 अणु बाहर निकल जाएंगे। ऐसे करके जल के 1.5 अणु आराम से तुम बाहर निकाल सकते हो। ये सर नो ये समीकरण याद होगी क्या? चलो एक बार इसे रिपीट कर लेते हैं। CaSO4 × H2O एरो 373 केल्विन CaSO4 × 1/H2O जल का 1.5 अणु। ठीक है? अरे ज्यादा सेकंड नहीं दिखाओ, ज्यादा सेकंड नहीं दिखाओ, मुझे पता याद होगी, सारे याद होगी मुझे पता। 5वें नंबर पर जो पॉइंट हम पढ़े भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज पीपी। क्या पढ़ेंगे हम? अच्छा तुम्हें प्लास्टर ऑफ पेरिस देखा? एक बार इसके दर्शन ही कर लो क्या जा रहा है। थोड़ा सा टाइम ही तो लगेगा। अभी सोचे लड़कियां फोटो दिखाने दिखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस मैं सोच रहा एक पिक्चर दिखाऊं तो मैं बैठा POP। कितना लगा रखे हजार? देखो घर है ना, घरों में सारा हो रखा है, सारा POP का काम है। ये सब POP है। घरों में छठों सजावट काम है, ये सारा POP का कमाल है। देख रहे ना? इस तो बेहतरीन बनवानी मुझे अपने मंगली के साथ। समझ के बाद आओगे ना तुम? नहीं तुम परमिशन, तुमने किसी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम खुले आम आओ। कि ना मैं अकेले रहूंगा, सिंगल पीस रहूंगा। मेरे पास एडजस्ट नहीं होता ना यार। बढ़िया लग रहा है ना? देखिए तुम भी ऐसे घर बना सको। पूछो कैसा? पैसे होने चाहिए याद और क्या? चुप हो जाओ, बात ना करो, चुप हो जाओ। तुम भी इतने सारे पैसे कमा सको। अब पूछो कैसा? पैसे ही तो कमाने बहुत टका तू। ठीक है, तू धीरे गया पीछे 75 पैदा हुआ। यो है नहीं रहा था, धोखे से पैदा हुआ, भगवान ने गिर दिया।
जब तो देखा, जब ऐसी बातें करे तो क्या गलती से मिस्टेक। तू भी वही है। ओ चुप हो जाओ, बात ना करो। तुम बोर तो नहीं हो रहे भाई? तो तुम मंत्री थोड़ा ही है कोई। सबकी शादी तो पढ़ना यार, सबकी शादी पढ़ना। तो व्हाइट कलर का पाउडर हो नहीं होता, इट इज व्हाइट कलर, इट इज व्हाइट कलर पाउडर। यह सफेद रंग का पदार्थ होता है, यह सफेद रंग का पाउडर होता है, सफेद रंग का पाउडर होता है। बेटे चाचा तू नहीं मान लेगा। उसके बाद जल में डाल लोगे नाम तो घुल जाएगा। इट इज सोल्यूब इन वाटर, यह जल में विलय है, जल में घुल जाता है। दो भौतिक गुण बहुत, बात समझ आई है? उसके बाद पांचवें नंबर, छठे नंबर पर जाओ, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण बहुत आसान है, रासायनिक गुण भी एक ही रासायनिक गुण और वो तुम्हें याद है, एक ही रासायनिक गुण वो तुम्हें याद है, एक ही रासायनिक गुण तुम्हें याद है और तो लेकिन तुम्हें पता नहीं। रासायनिक गुण का मतलब क्या हो? रासायनिक गुण में प्लास्टर ऑफ पेरिस को कहीं में मिला दो, मिला दो तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल में मिलाएंगे हम। अब जल में मिलाओगे ना तो जिप्सम बन जाएगा। उल्टी, इस समीकरण को उल्टी पलट दो, देखो जाएगा। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जल मिलाया और जिप्सम बन गया, उल्टी पलट दो समीकरण को। और ऐसा ऐसा सब में हो, जितनी प्रिपरेशन है उसमें रासायनिक गुण में, समझ आई बात है? तो नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पर जल के साथ क्रिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ क्रिया, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद मम, रिएक्शन विद वाटर यानी जल, जल के साथ क्रिया, जल के साथ, यह समीकरण में यहां लिख रहा हूं, जल के साथ क्रिया। ये पहला रासायनिक जल के, यार तुम यहां लिखना, इसे एक काम करो पहले उतार लो, तुम है भी गधे से ही, सही बात है। रासायनिक गुण में कुछ दिखाऊंगा, रोके से लिखो, रुकने का मूड नहीं है। लिखो, बनाने की विधि में लिखो, प्रिपरेशन में, इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम, यह जिप्सम को गर्म 373 केल्विन पर गर्म करके बनाया जाता है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम, यह जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करके बनाया जाता है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन, 373 केल्विन, यह जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करके बनाया जाता है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन। यह समीकरण लिखो, ये वाली समीकरण लिखो। हाँ, और तुम्हें मतलब बड़ी बड़ी थ्योरी से आ रही है, तुम भी कैसी। अरे पढ़ ला, कुछ नहीं बनने का, सब धोखा, जिंदगी एक धोखा है, प्यारी पढ़ाई कर लो मौका है। कितने लिख रहा कभी नहीं लिख रखा है, जिंदगी एक धोखा है, पढ़ाई कर लो मौका है। कितना अरे पढ़ ले, चक्कर में ना पढ़। हाँ, हरी मना भौतिक गुण, ऐसे खुद लिखो। यह सफेद रंग का होता है, इट इज व्हाइट कलर पाउडर, इट इज ए व्हाइट कलर पाउडर। इट इज सोल्यूब इन वाटर, यह जल में घुल जाता है। फिर हेडिंग बनाओ, रासायनिक गुण, जागतों को लिख लेने देना। अब आप अम्मा हो तो हम क्या करें बताओ उसमें लिखने में।
अब हम एक क्लास पता कहीं की लेंगे, बस 4 ही टॉपिक रखेंगे हम। अगर मेरे मूड में होगी तो मैं 5 टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसकी जगह एक पेज खाली छोड़ दियो। अब हम एक क्लास इसकी रखेंगे। आज तक इसमें पेपर में इस चैप्टर में कितने सवाल आए, कैसे कैसे सवाल आए, कंपटीशन में कैसे सवाल आवा, जो गवर्नमेंट जॉब के पेपर हो उसमें कैसे सवाल आवा, समझ, ऑब्जेक्टिव सवाल कैसे हो, जो तुम्हारा उत्तराखंड बोर्ड का पेपर है उसमें कैसे सवाल आए, CBSE में कैसे सवाल आवा, सारे सवालों की बात करेंगे, समझ गए। तो कल की क्लास में इस पर रखा है। अगर नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे जरूर, नए चैप्टर का इंट्रोडक्शन देंगे, लेकिन पिछले साल के सारे सवाल बता देंगे तुम्हें कैसे कैसे सवाल आए, वे सारे सवाल लिखाए जाएंगे और फिर सारे सवाल के उत्तर तुम खुद लिख कर लेगा। नहीं इस मत जितना मैंने तुम्हें पढ़ाया वही 2 बजे। हाँ, अगर मैं तबीयत ठीक रही तो, वैसे मुझे डेंगू बताया डॉक्टर ने, सच में ही। ठीक है जी, हड्डी बनाओ रासायनिक गुण। ओ मालिक, बना लिया हड्डी के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में लिखो भैया, हेडिंग बनाओ रिएक्शन विद वाटर, जल के साथ क्रिया। बड़े तेज आदमी हैं यार, थैंक यू। ओके, नु लिखो व्हेन मिक्सड विद वाटर, व्हेन मिक्सड विद वाटर, जब पीओपी को जल के साथ मिलाते हैं, पीओपी लिख दियो, जल के साथ मिलाते हैं। व्हेन मिक्सड विद वाटर ओ पीओपी, जब पीओपी को जल के साथ मिलाते हैं। मिलाते हैं तो बताओ क्या बनता है? जिप्सम नहीं बनता, उल्टा बनना है, या समीकरण उल्टी तो करनी है तुम्हें, सही बात है। तब जिप्सम बनता है, इट गिव्स जिप्सम, इट गिव्स जिप्सम। जिप्सम की स्पेलिंग एक और भी है, GYPSUM, 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 जिप्सम। ये वाली स्पेलिंग लिखिए, सही है ज़्यादा, GYPSUM लिख देना। यहाँ तक जिप्सम बनता है, लिख दिया। अब उसके बाद एक काम करो, इसी समीकरण को उल्टी पलट को उतार दो, बस यहाँ उन्होंने लिखी 373 केल्विन है बजा, ऐसे पहले से लिखो, फिर प्लस लगाओ, ऐसा करके लिखना CaSO4 इंटू 1/2 प्लस 1 सही 1/2 H2O एरो CaSO4 इंटू 2H2O। रासायनिक गुण था, ठीक। तो रासायनिक गुण तो खुद ही याद होगा। नेक्स्ट, ये कई बार पूछा जाएगा कि बताओ प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाएंगे तो क्या होगा? तो जिप्सम बनेगा। क्या बनेगा? किसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या मिलाएंगे? जल। क्या बनेगा? याद करने नहीं समीकरण, या इंपोर्टेंट समीकरण, इस पर 3 स्टार लगाओ, जो रासायनिक गुण लिखवाया है 3 स्टार लगाओ, उस पर 3 स्टार, यानी इंपोर्टेंट है। अच्छा ये बताओ, जब बचपन में हम छोटे थे, तुम लोग, मुझे नहीं पता तुमने गेम खेला होगा नहीं खेला होगा, तो आसपास ना चौक की मूर्तियां बनाई जाती, मूर्तियां, और मूर्तियों को फोड़ लेते, उसकी चौक बना लेते, और दीवार पर उल्टी सीधी चीज लिखते फिर थे। सही बात है, चौक ठाक, तो उसकी चौक बना देते ना, अच्छे अच्छे चित्र बनाते, तो अपने दोस्त को होते ये तेरा चित्र, उसका खराब सा बनाएगा। सही बात है, चौक सही। तो उसके ना जो ना पीओपी है, इसके खिलौने भी बनाए जा। सही बात, मेरे पास खिलौने रख रखे, मुझे बहुत सारे गिफ्ट मिले हुए हैं ना। सही बात है, पहले मिले अब नहीं मिलते। सही, अब तो मरोली तो जो पहले जो मुझे गिफ्ट मिले थे ना, तो उसमें मूर्तियाँ लेकर हुए थे, कुछ बच्चे भी लेकर हुए थे और कुछ मुझे भारतीय भी हुए थे, डाक पोस्ट था। तो उन मूर्तियों में ना चौक निकल रही, फोड़ फाड़ कर धोखे से मेरे पर गिर गई है, तो उसके अंदर से चौक निकल लगी, तो वो पीओपी की बनी हुई हो। सही बात है, इसका मतलब एक उपयोग तो हो गया, मूर्तियाँ और ये खिलौने बनाने में काम आए हैं।
मूर्तियाँ खिलौने बनाने में तो काम आओ पीओपी। लिखो पहला यूज, लिखो प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज इन मेकिंग फॉर ट्वाइस। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज फॉर मेकिंग ट्वाइस। खिलौने, यह प्लास्टर ऑफ पेरिस खिलौने बनाने में काम आता है, खिलौने तथा मूर्तियां बनाने में काम आता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस खिलौना तथा मूर्तियां बनाने में काम आता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज मेकिंग फॉर ट्वाइस एंड, मूर्ति क्या बोल लेंगे इंग्लिश में? हाँ बेटे, स्टेचू लिख लियो। चाचा को बच्चा समझ रहे थे, ये तो बाबा ही निकला। जी मैडम जी, रासायनिक गुण नहीं है जी। वो पंखे तो थोड़ा साइड को बैठे करो, सिर पे गिर जाएगा वो। दूसरा, जो ना सजावट करने में काम आवा, जो घरों की छत हो ना, रूफ हो, उसकी सजावट करने में काम आवा, डेकोरेट करने में। समझ बात है? लिखो, इट इज यूज फॉर मेकिंग मॉडल एंड अदर डेकोरेट मटेरियल। मॉडल एंड अदर डेकोरेट मटेरियल। मॉडल्स एंड अदर डेकोरेट मटेरियल। पीओपी का उपयोग, पीओपी का उपयोग मॉडल, मॉडल लिखो हिंदी में ही। कोई मॉडल बना था ना, जैसे बाहुबली पिक्चर बनाया गया था, पूरा का पूरा थीम तैयार कर दो। मॉडल कोमा घरों की छतों की सजावट करने में काम आता है। घरों की छतों की सजावट करने में काम आता है। घरों की छतों की सजावट करने में काम आता है। इट इज यूज फॉर मेकिंग मॉडल एंड अदर डेकोरेट मटेरियल। डेकोरेट ना लिखो, डेकोरेटिव लिखियो। हाँ, सजावट, डेकोरेटिव, DECORATIV, डेकोरेटिव। लिख लिया यहाँ तक? ठीक है जी। कितने यूज हो गए? दो। हड्डी, हड्डी तो किसी किसी टूट रही है। इसका काम पता क्या हो? अगर कहीं आग लग रही हो ना, तो इसका उपयोग कर सको हम। ये अग्निरोधक के रूप में भी काम कर रहा। अग्निरोधक, समझ नहीं बात? आग, आग को बुझाने में काम आता। लिखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड ए फायर प्रूफिंग मटेरियल। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड एज ए फायर प्रूफिंग मटेरियल। पीओपी का उपयोग अग्निरोधक के रूप में भी होता है। अग्निरोधक के रूप में भी होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड एज ए फायरिंग प्रूफ मटेरियल। फायर प्रूफ, PRFFOING, प्रूफिंग लिख लियो। प्रूफिंग मटेरियल, फायर प्रूफिंग मटेरियल। आगे हो, आगे चले जाओ। फायर प्रूफिंग मटेरियल लिख दिया। फायर प्रूफिंग मटेरियल। दो उपयोग तुम्हें पता ही होंगे, कौन कौन से? तो दोनों उपयोग खुद ही लिख दो। आज मैं बोल कर नहीं बताऊंगा, खुद ही लिख दो, मेरा मूड नहीं है बोलने। पांचवा छठा उपयोग खुद लिखो। इतने महान बना दिया मैंने तुम्हें।
ओके, आर यू ओके, यू एनी प्रॉब्लम? ओके, तो एक काम करो, क्या करो, कॉपी बंद कर दो, लोगों पे क्लास है। ध्यान तो सुन लो, देखो अभी तो तुम 10th क्लास में पढ़ रहे, कुछ 9th में होंगे सारे में से, ठीक। तो जो 9th क्लास हो और 10th क्लास हो, ये बहुत बेसिक चीज़ हो। बेसिक का मतलब अभी तुम इतने चूजे हो अपनी ज़िंदगी में, अभी तुमको कुछ नहीं पता, नहीं तो उड़ता हुआ नहीं रहो तुम, समझ की बात है। अगर तुम्हें जाना बहुत ऊंचाइयों पर, ऊंचाई भी जानते हो, उड़ना, पापा की परी के साथ नहीं उड़ना, समझ बात यार। उड़ने का मतलब अगर तुम अपनी गरीबी को तोड़कर और उसकी जंजीरों को तोड़ते हुए और तुम सबसे ऊंचाई पर जाना, और तुम चाह रहे तुम अपने घर में मतलब पहला पीस हो ऐसे, ठीक। पहला पीस नहीं जानते का मतलब, इसका मतलब तुम अपने घर में पहले कैंडिडेट हो ऐसे जो अपने घर की गरीबी को तोड़कर आगे निकलो। मैं तुम्हें गरीबी क्यों कह रहा हूँ, गरीबी इसलिए कह रहा हूँ तुम, क्योंकि जो तुम्हारे पेरेंट्स हैं ना, तुम यहाँ ट्यूशन में पढ़ने भेजा, सही बात। अगर तुम इतने ही अमीर होते तो तुम्हारे पेरेंट्स रह रहे थे दिल्ली में या देहरादून में, और तुम हाई फाई स्कूल में पढ़ रहे होते, इसका तुम मध्यम वर्ग से ही बिलोंग करते हो। बात समझ में आई है? मध्यम वर्ग उसे क्या, जो अपने घर का खर्चा अगर 4 दिन काम ना करा ना तो उससे घर का खर्चा नहीं चलता, समझ में आया बात है, ठीक। जो तुम्हारे घर में तुम्हारे पेरेंट्स काम कर रहे हैं ना, उसकी महत्ता को समझो, वो बहुत ज़रूरी हो। अभी तुम्हारे पास पैसे आ रहे, तुम जो चाहो वो मिल जाए, आराम से प्यार के साथ प्राप्त हो जाओ, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। एक समय ऐसा आने वाला तुम्हारे पास जिस दिन तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा सब चीज़, तुम्हारे हाथ घर वालों के पैर गोड्डे बैठ चुके होंगे, फिर तुम क्या करोगे? क्योंकि तुम समय पर मेहनत नहीं कर रहे ना, इसलिए तुम्हारे सामने समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए जो इंसान अपना प्रेजेंट नहीं समझता ना, उसका फ्यूचर खराब हो। इसलिए अपने प्रेजेंट को ना बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए, समझ। इसलिए ही हमें पढ़ाई करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए पढ़ाई? क्योंकि हम अपना प्रेजेंट समझ रहे, इस प्रेजेंट को समझना बहुत ज़रूरी हो। समझ में आए बात है? अभी तुम 9th और 10th क्लास में, इसका इतना इंपॉर्टेंस तो सुन लो। 9th जो बच्चा 9th क्लास में हो और 10th क्लास में हो, इतना इतना बेसिक फाउंडेशन, एक तो मैथ उसके पास, एक उसके पास साइंस। बाहर देखो क्या हो रहा है, इस पर ध्यान लगाओ जो क्या समझाया जा रहा है, सुनूंगा क्या क्या बताया अभी। एक तो मैथ उसके पास, एक साइंस, एक सब्जेक्ट और हो इंग्लिश, हाँ इंग्लिश, इसे लास्ट प्रेफरेंस भी दे सको। एक तीसरा सब्जेक्ट हो SST का, 5 किताब होने से, तो दोनों ये मैथ और साइंस इसे स्किप भी कर सको, कोई ज़रूरी नहीं है ज़बरदस्ती थोप जा रहा तुम इंग्लिश सीख बचपन से, ऐसे भी कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन सीख लेनी चाहिए, थोड़ा आगे आगे बाहर जाना तो इन तीनों सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बना कर पढ़ना चाहिए, और ये सब्जेक्ट सारा सब्जेक्ट पूरा होना चाहिए। अगर तुम 9th तक पढ़ रहे हो तो उसका मैथ कंप्लीट हो, उसकी साइंस कंप्लीट हो, उसका SST कंप्लीट हो। समझ में आया बात यार, ठीक। मैं 10वीं क्लास में जब आया था ना, तो 10वीं क्लास में आते आते मैं 10वीं क्लास का सिलेबस पूरा कर कर मैं 9th का सिलेबस पढ़ रहा था। अब सोच लो मैं कितनी लगन रही होगी पढ़ने की। और तुम तो 10वीं क्लास में बैठकर 10वीं क्लास का भी पूरा नहीं करते। जिस लेवल से मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ ना, समझ की बात है, ऐसा पढ़ाने में दूसरे आसपास के टीचर को 15 साल लगेंगे। 15 साल बाद भी तुम्हें ऐसा नहीं पढ़ाने का, और कितना कभी इतना याद नहीं करवा सकता तुम्हारे, समझ की बात है। तुम किसी पर छितलोगे जाके, तुम्हारी हिम्मत, और किसी हिम्मत तुम्हारा कोई हाथ लगा दे, तुम यहाँ छीतो फिर भी और चाटा गाल पर खा लो, सही बात है। और किसी धीरे धीरे अगर तुम मेरे चाटा मार दो तो तुम्हें गुस्सा आ रहा है ना, इसका मतलब तुम्हारा नंबर आने के नहीं बिल्कुल भी, तुम 10वीं में फेल हो जाओगे। जिस दिन तुम्हें मैं चाटा मार रहा, तुम्हें कहीं भी लग रहा तुम्हारा और तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा, इसका मतलब तुम कामयाब हो गए, इसका मतलब तुमने अपनी इज्जत त्याग दी। तुमने कहा कि टीचर मेरे सामने बड़ा और मैं बहुत छोटा हूँ इसके सामने। ये बात पॉइंट है, याद रखना बात को, समझ में आए बात है। इस एरिया में जितना भी फिर रहा ना सभी हो, 10वीं पास और 12वीं पास, वो सब मेरा योगदान है। चाहे वो मेरे पास ट्यूशन नहीं पढ़ा तब भी मेरा योगदान है, क्योंकि उसके टीचर ने मेरा नोट्स पढ़कर ट्यूशन पढ़ाया। समझ में आया बात क्या? चुपके चुपके से सीट निकाल कर आराम से ले जाओ, उसे पढ़ा बैठ कर, तब भी मेरा योगदान है। समझ में आया बात या? मैं किसी को नहीं कहता भाई तुम मेरे पास ट्यूशन पढ़ना हो और मैं तुम्हें नकल का सहारा दूंगा ना, मैं तुम्हें सिर्फ मेहनत करना सिखा सकूँगा। समझ में आया बात? यो 9th क्लास, इसका कॉम्बिनेशन बना कर रखो। 9th क्लास और यही 10th क्लास में मैथ, साइंस, SST और साथ में इंग्लिश, एक सब्जेक्ट और रहेगा, कौन सा रहेगा? हिंदी भी पढ़नी बहुत ज़रूरी है, इसे सबसे लास्ट प्रेफरेंस दे सको, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी आसान विषय हो, इसे समझ में भी जल्दी आ जाए। समझ में आया बात? या आसान विषय हो, समझ में जल्दी आ जाए। अब 10वीं क्लास पर जाओ,
10वीं क्लास कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है, और यहाँ कितनी महत्वपूर्ण चीज़ जहाँ तुम पढ़ रहे हो, जिस एरिया में तुम पढ़ रहे, यहाँ बैठ कर जिन बेंचों पर बैठ कर तुम पढ़ रहे, अब तुम्हें पढ़ाना कम कर दिया, इन बेंचों पर बैठ कर, इन स्टूलों पर बैठ कर 10,000 बच्चे पढ़ कर चले गए होंगे कम से कम 10वीं के। 10,000, 10,000, कैन यू बिलीव इट? 10,000 बच्चा पिछले 10-12 साल के दौरान 10वीं क्लास के। मैं एक साल में एक दिन में 10वीं क्लास के 7 बेंच पढ़ाऊँगा। ये कमरा बैठा हुआ, एक दूसरा बेंच तैयार बैठा हुआ उसमें इंग्लिश वालों का, फिर इसमें दूसरा बेंच तैयार बैठा हुआ, उसमें तो उसको उसमें तो उठ कसमो, उसमें तो उठ कसमो, 7 मेरे पास 700 बच्चे दिन में ट्यूशन पढ़ रहे। 700 स्कूलों भी नहीं होते। समझ में आया बात है कि मैंने पढ़ाना कम करा। या जहाँ तुम बैठे हुए इस कमरे में ना कई जगह नहीं आती, सब बच्चों का पोस्टर लगा रहा होगा, बच्चों के नंबर आते इतने इतने इतने। ये पीछे ड्रामा बैठा हुआ ना सब, ये सारा का सारा, ये मुझे देखते देखते बड़े हुए, गलियों में जाते जाते हैं। समझ आई बात है? ये मुझे देख देख के बड़े हुए, गलियों में जाते जाते हैं यहाँ पे। बात समझ में आ रहा? अब ये तो मेरी बात होगी। अब मैं अपनी बड़ाई ना करते हुए, मेरे बारे में तुम्हें लगभग ठीक ठाक नहीं पता, बार तो मोटे तौर पर पता है कि टीचर है और ये पढ़ाने वाला। मैं वो बिल्कुल नहीं हूँ। पढ़ाने वाला और पैसे लूटने वाला, पैसा मेरे लिए सबसे लास्ट में हो। सही बात है, पैसा सबसे बड़ी चीज़ है तुम्हारी ज़िंदगी। अगर तुम समझ जाओ ना मेरी बात को तो बहुत आगे तक चले जाओगे। अब देखो मैं तुम्हें क्या समझाने वाला हूँ, गौर तो समझ लेना, पॉइंट की बात बता रहा हूँ भाई। 10वीं क्लास तुम्हारे पास है और 10वीं क्लास में तुम ना पास कर ना, अगर जिस बच्चे के 450 प्लस नंबर आ गए, आसान बात है, आराम से लाना। अगर तमीज़ से पढ़ना शुरू करता, उसके पास रेगुलरिटी हो, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। 450 प्लस तो उस स्कॉलरशिप मिलनी स्टार्ट हो जाए, स्कॉलरशिप मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे स्कॉलरशिप मिलनी स्टार्ट हो जाएगी तो 50 हज़ार, कहीं तो 50,000, कहीं तो 80,000 रुपये के आसपास ये स्कॉलरशिप मिले। लड़की की तो बहुत छूट, 80,000 रोज 5 साल तक लगातार मिलती रहे। 5 साल तक 12वीं क्लास में भी ऐसे ही छूट हो, 10वीं क्लास में भी ऐसे ही डिस्काउंट हो, छूट हो। तो उसके बाद तुम घर वाले तो पैसे लेने की जरूरत क्या है? 80,000 रुपये अगर तुम्हें 1 साल के मिल रहे, 450 तो तुम प्लस लिस्ट में चले आए, और 80,000 को ना तुमने 12 से डिवाइड कर दिया। 12 से डिवाइड कर, 1 साल में 12 महीने हो तो इसका मतलब 12 से डिवाइड कर दिया, 12×6 = 72, यानी 6,500 रुपये के आसपास, यानी मोटे तौर पर 7,000 रुपये महीना तुम्हें घर बैठे मिलेंगे 5 साल तक। 7,000 रुपये महीना। अगर तुम 10वीं क्लास में तमीज़ से मेहनत कर लो, सरकार अवार्ड पर अवार्ड देंगी तुम्हें। करना क्या है? अपना मैथ कंप्लीट करना अच्छे तरीके से, सारा पक्का करना, पहले ही पक्का करके बैठ जाना। उसमें सोचना कि इसमें 100 नंबर कैसे प्राप्त करूँ। फिर सोचना साइंस तो भाई बहुत टॉप की पढ़ा रहे भाई जी, और ये जो भाई जी पढ़ा हुआ मेरी समझ में आ जा, और क्यों ना मैं से बैठ कर थोड़ा तमीज़ से रटी लूँ, और उसे जो पेपर मांगा उसके सारे सवाल कर दूँ, तो 90 और 100 के बीच में जहाँ तुम्हारे नंबर आए, तुम्हारा कल्याण हो चुका है आराम से। 2 सब्जेक्ट पूरे हो गए, मैथ और साइंस को। कम चैप्टर, बस प्रैक्टिस करनी, डेली प्रैक्टिस। 1 चैप्टर डेली निकाल कर सोना मैथ का। बिना प्रैक्टिस से कभी मैथ नहीं आता, कभी भी। ना कोई पढ़ा सकता, ना कोई सिखा सकता, झूठ बोल रहा है। समझ में आया बात है? फिर तीसरे नंबर पर जब भाई जी SST पढ़ाएंगे तो SST बहुत लीन होकर पढ़नी, इतनी पढ़नी कि पूरे के पूरे नंबर आने चाहिए। उसके बाद रहा हिंदी, और हिंदी तो मैंने पूरी यूट्यूब पर पढ़ा रखी, और दोबारा भी पढ़ा दूंगा तुम्हें हिंदी सारी की सारी। 5 के 5 सब्जेक्ट तो आराम से 450 प्लस आराम से नहीं जा सका। अब फिर 7,000 रुपये महीना घर बैठे बैठे खाओ। सही बात है। कंपनी में जाकर कुछ नहीं करना, ना किसी का कुछ करना, ना धरना, 5 साल तक फिर फंड में नहीं आ रहे। इसे क्या है? दिमाग की बात। लेकिन इसमें पता क्या करना पड़ा? पहले बड़े लोगों के संपर्क में रहना पड़ा, बड़े लोगों को सुनने की आदत डालनी पड़ा। समझ बात है? वो सोनार की दुकान का जो कचरा हो ना, वो सुनने के भाव भी का। जो बच्चा मेरे संपर्क में रहता होगा वो कभी छोटा सोच ही नहीं सकता। सोचेगा क्यों? जो मेरे बच्चे मेरे बहुत क्लोज थे ना, वे UPSC क्लास में बैठ कर पढ़ा, तैयारी भी करा। मैं छोटी मोटी तैयारी नहीं करते, वे उस वाली क्लास में बैठ कर पढ़ा, और सबकी फर्स्ट, एक की भी सेकेंड नहीं है। जो मुझे ठीक ठाक तरीके से पढ़ने दो। बड़ी बड़ी क्लासों में जाकर पढ़, आधे दिल्ली में पढ़ रहे, आधे बाहर पढ़ रहे, जो मुझे आराम से सुनते बैठ कर। समझ नहीं है कि 10वीं पास करा चलो निकल लिए भाई। इससे क्या है? आदर्श मानना, टीचर को समझना। ये थोड़ा ही तुम 10वीं क्लास पास करके तुम वंडर बन जाओगे। क्या करोगे? ऐसे मेरे पास इतने उदाहरण, 1000 उदाहरण बता दूंगा तुम्हें, जो इतने तुम्हारा नंबर भी नहीं, उससे नंबर ले घूम रहे, लेकिन घूम रहे, उन्होंने समझा ही नहीं बात। मेरे पास ही पढ़ के चले गए। पता नहीं कितनों के 400 तो ऊपर होंगे, पता नहीं कितने के 450 तो ऊपर होंगे, घूम रहे। करूँ क्या मैं इसका? अब पता नहीं कितने ऐसे जिनके 90 और 100 के बीच में नंबर गणित में, अब पता नहीं कितने ऐसे 95 से लेकर 100 के बीच में नंबर है। समझ में आया बात? या
इसलिए तुम्हें कह रहा हूँ, अब तुम्हें क्या करना, 10वीं क्लास तुम्हारा बहुत अच्छे तरीके से इस तुमने टारगेट बनाया, अपने घर में लिख को अपने पेज पे वहाँ चिपका लो कि मुझे इस टाइम तक मार्च तक सिलेबस पूरा कर किसी भी हालत में लिख कर 450 प्लस 480 नंबर 490 नंबर इतने प्राप्त कर लेने। उसका फायदा बताऊंगा और कहाँ कहाँ होगा। जैसे तुम्हारे इतने सारे नंबर आएंगे, और तुमने 480 का टारगेट बनाया था और तुमने तमीज से मेहनत करनी स्टार्ट कर दी और 480 तुम्हारे आई थी, लेकिन तुम आगे पड़ गई, तुम्हारे 400 के आसपास आगे पड़ गई, तो ये भी बहुत अच्छे नंबर मानेगा, 400 नंबर भी, क्योंकि तुमने टारगेट बहुत ऊंचा बनाया, तुम रगड़ रगड़ का मेहनत करी। जब टारगेट ही फर्स्ट का बना रहे, फर्स्ट की कोई वैल्यू नहीं है, गाँव गली में रह जाओगे। फिर तुम यहाँ तो बाहर निकलने का तरीका बता रहा है, फ्री में पढ़ोगे, फ्री में पूरी ज़िंदगी, 1 रुपया नहीं लोगे, अब बाहर भी घूमोगे, एफिल टावर भी देखने जाओगे फ्री में ही। वो तो तुम फंडा बता रहा, तुम सीख लो, ये बहुत काम की चीज़ है, बहुत कम बताऊँ मैं। ना तो उसकी कोई क्लास होती, ना कोई पढ़ाता, टीचर साल भर सिलेबस पढ़ागा, हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस, उसे नहीं पता, उसके बाद क्या करना। तो कम से कम मैं बीच में तुम्हें बता तो रहा कि क्या करना। सही बात है, इसकी कहीं क्लास नहीं होती, जो मैं बीच में यहाँ बता रहा खड़ा हो, ये कोई गलत क्लास लेगा, कौन सा टीचर पढ़ाना हो बताइए जरा मुझे। और इसका सबसे बड़ा काम है, एक बच्चे की ज़िंदगी में इसका सबसे बड़ा काम है। ऐसी तो कोई क्लास नहीं लेता, ऐसी क्लास को नैतिक शिक्षा की क्लास क्या है, इसे हम एथिक्स बोलो, जो मैं तुम्हें बीच में सिखा रहा है। बच्चों के अंदर संस्कार डाल ले जा, ये संस्कार अब किसी क्लास में खत्म हो गए। ना कोई टीचर पढ़ाने आता, ना इसकी कोई क्लास होती। नैतिक शिक्षा की किताब भी कक्षा 5 तक थी, वह भी मर गई वजह किताब भी। अब बस हिंदी इंग्लिश मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री ही पढ़ने में टाइम बर्बाद कर रखा है। अब उन्हें पता नहीं पढ़ना क्यों। समझ में आया बात। अब हमने अंत प्राप्त कर लिए नंबर ही। जैसे तुमने नंबर प्राप्त कर लोगे फायदा, एक तो तुम्हें स्कॉलरशिप मिलेगी, दूसरा क्या है, तुम डिस्ट्रिक्ट में बुलाकर तुम्हें अवार्ड मिलेगा। हो सकता तुम्हें मुख्यमंत्री का तो अवार्ड मिले, अगर तुम उत्तराखंड टॉपर में चले जाओ, 10 15 20 लिस्ट में चले जाओ आराम से, और मेरे द्वारा पढ़ाई गया तुम आराम से लिस्ट में जा सको। अखबार में तुम्हारा फोटो आएगा, कितनी पॉपुलरिटी होगी तुम्हारी। मैं तुम्हारा पोस्टर लगाऊंगा अपने स्टेटस पर गर्व के साथ, देखो मेरे साथ पास पढ़ने वाले बच्चों के कितने नंबर आए। ये नंबर वे नहीं है जो दूसरों को नकल करवा कर प्राप्त करे जा। अभी जाओगे इधर साइड में तुम्हें पोस्टर लगे हुए दिखाई देंगे, इधर लग रहे पोस्टर, ऐसे मैंने 7 साल पहले लगा कर छोड़ देते। ये पोस्टर इनका जमाना चला गया। ये पोस्टर नहीं है, मैं टोटल नकल करवाए हुए पोस्टर है। मैं उन्हें वहाँ इनके टीचर दिलासा देंगे, आओ तुम हम NIC में बैठो, आओ तुम हम नकल करवाएंगे। मेरे यहाँ का पोस्टर नकल करा हुआ पोस्टर नहीं है, और डंके की चोट पर कहीं भी खड़ा होकर कह सको उस मास्टर ने पढ़ाया मुझे और एक भी नकल नहीं करवाई, मेहनत करनी सिखाई कि मेहनत कैसी होगा। एक ऐसा देश तैयार करेंगे जहाँ तुम्हें नकल करनी सिखाई जाएगी। बस जरा सोचो, वो बच्चा जो नकल करके पास हुआ 10वीं में 12वीं में 450 ले आया, और आगे क्या करेगा, उसका पूरा फ्यूचर खराब कर दिया। उसका ये नहीं, ऐसे ऐसे 20 बच्चों को नकल करवाई तो 20 भ्रष्टाचारी तैयार कर दिए गए, वे आगे जाकर करप्शन लेंगे। एक स्टोरी सुनाता हूँ, पेश करता हूँ तुम। एक इंजीनियर था और एक इंजीनियर का बच्चा ना एक बिल्डिंग में दबका मर गया, बिल्डिंग में। समझ बात है, इंजीनियर फूट फूट करो यार, पूछो क्यों, पूछो। उसमें बहुत सारे बच्चे मरे थे क्योंकि वह जो बिल्डिंग थी ना, वह बिल्डिंग उस इंजीनियर ने बनाई थी और उसमें उसने भ्रष्टाचार करा था। भ्रष्टाचार पता क्या हो, उसमें लगाने चाहिए थे उसमें 5 करोड़ रुपए, उसने 2 करोड़ रुपए लगाए थे। पता उसने 2 करोड़ रुपए क्यों लगाए थे, क्योंकि वो नकल करके पास हुआ था। सही बात है, उसने कभी मेहनत करनी नहीं सीखी, उसे पता ही नहीं था इंजीनियरिंग क्या हो। उसका खुद का बच्चा दबका मरा उस बिल्डिंग में। समझ में ये बात है। तो नकल करवा कर हम कैसा देश बना रहे, ये बहुत बड़ी बात है आने वाले फ्यूचर में। तो नकल करने का मौका मिले कहीं भी नकल ना करो, अपनी खुद की सेल्फ मेहनत करनी सीखो। तुम्हें गर्व तो होगा, चाहे 250 नंबर आओ, गर्व के साथ कहोगे दिस इज़ माई मेहनत मेहनत मेहनत, नोट फ्री फंड नंबर। समझ में आया बात है। इस बात को दिमाग में धारण करो और एक मेहनती इंसान बनने सीख जाओ। घंटों घंटों कलम चलाओ बैठ कर, खुद ही क्रांति आ जाएगी ऑटोमेटिक। अब एक तरीका हो कि तुम क्या करो, स्कूल में जाओ और स्कूल में जाकर वहाँ ऐसे बच्चों को सुनोगे 10-12 घंटे तक इंटरटेनमेंट। वो इंटरटेनमेंट तुम्हारे लिए भारी पड़ जाएगा तुम्हारी ज़िंदगी पर। आज तो 5 साल बाद जहाँ खड़े होंगे ना, तो मुझे तुम फ़ोन कर रहे हो कि भाई जी तुमने एक बार मुझे बहुत समझाया था और मेरी बात समझ में नहीं आई थी। हकीकत में फ़ोन करो मुझे, बच्चे लड़कियों चल लड़का। समझ में आया बात है। स्कूल का माहौल बहुत बुरा माहौल है, समझ में आया बात है। इससे बढ़िया कि घर रहा जाए। सारे स्कूल की बात नहीं कर रहा मैं, जैसे GIC जैसे स्कूल, सबको पता वहाँ कितनी अच्छी पढ़ाई हो, सबको पता सरकारी स्कूलों का क्या हाल है, कैसी पढ़ाई हो रही वहाँ। छुट्टी के बाद वहाँ क्या हो और छुट्टी में क्या हो वहाँ से। जो वहाँ तो बच गया ना, वो स्वर्ग में चला गया। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हुआ ना, मैं 9th क्लास के बाद आज तक स्कूल नहीं हूँ, 8वीं क्लास के बाद। और कोई टीचर मुझे नहीं कह सकता मैंने पढ़ाया ऐसे, मैं नहीं पढ़ा हुआ। बताओ कौन सी क्लास वालों को पढ़ाना, हिंदी वालों को, इंग्लिश वालों को, संस्कृत वालों को, बताओ कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना, मैं नहीं पढ़ा हुआ।
अब बताओ कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना, यूँ नहीं कि टीचर का एक सब्जेक्ट का टीचर, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना। ये सबसे पहली बार सारे सब्जेक्ट पढ़ाने की पड़ता मैंने स्टार्ट करी है। अब सब पढ़ा हुआ सारे सब्जेक्ट, अब पढ़ाया जाता नहीं उनका। समझ वाली बात है। जब मैंने ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट करा तो 50 लोगों ने ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट करा। मैं ही क्यों सर्वाइव कर पाया, क्योंकि मेरा किसी के साथ कोई अफेयर नहीं आया था। दूसरा, मैं बहुत साफ और क्लीन आदमी था। लोग मेरे को 1000 अंजाम लगाते रहे, लेकिन सबूत आज तक नहीं कोई जुटा पाया। लगाते रहो, फर्क थोड़ा ही पड़ रहा है। कल को जाकर जो शाहरुख खान का फलाने के साथ चक्कर था, फर्क पड़ रहा है उसको, फर्क ही नहीं पड़ता। समझ में आया बात है। इसलिए मैं सर्वाइव कर पाया यहाँ से। ठीक, ईमानदारी से काम करो और लगातार ट्यूशन आओ कंटिन्यू। बुखार भी चढ़ रहा हो ना तब भी ट्यूशन ले लो। जो आज ट्यूशन में नहीं आया उन्हें बातें छोड़ दी, अभी तुम और भी बात बताने वाला हूँ, काम की बात है ये। समझ में आया बात यार। ठीक, इसमें तुम्हें मेरा महत्व भी पता लगेगा और पढ़ाई का महत्व भी पता लगेगा। दोनों चीज़ पता लगनी जरूरी। और आगे पढ़ो, समझ में। डिस्ट्रिक्ट पर अवार्ड मिलेगा और डिस्ट्रिक्ट, अगर तुम्हारे और भी अच्छे नंबर आएंगे तो सीएम के हाथों तो अवार्ड मिलेगा तुम्हें। और तुम ना इतना ही काम कर नहीं करोगे, तुम दूसरी लड़कियों के लिए आदर्श बन जाओगी। अगर लड़की के नंबर आएंगे और लड़के के नंबर आएंगे, दूसरे बच्चों के लिए आदर्श बन जाएगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिनके अंदर प्रतिभा हो, लेकिन उनके अंदर टैलेंट हो, लेकिन वो अपने आप को पूरी जिंदगी मान कर चलो मैं बुद्ध हूँ, लेकिन ये दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आवा ना तो उनका टैलेंट बाहर आना स्टार्ट हो जा। उनका टैलेंट बाहर आना स्टार्ट हो जा। जैसे तुम मेरे संपर्क में, हो सकता है तुम्हारा आज एटीट्यूड बदल जा घर जाकर पढ़ाई के प्रति। दूसरा, अगर बड़ी बड़ी जगह पहुंचना ना तो छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ना पड़ा, चाहे वो तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो। अगर आसपास लोकल में तुम्हारा गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का दिमाग में विचार चल रहा हो तो आज ही हटा दियो चाहे, क्योंकि फिर तुम ऊंचाई पर नहीं पहुंच सकते, कभी भी नहीं पहुंच सकते। मैं लिख कर दे रहा हूँ, साइन करवा लेना। समझ बात है। जहाँ तुम्हें दिमाग लगाना चाहिए एक सवाल में, तो तुम बैठे बैठे सवाल की जगह लगा रहे किसी और चीज़ में। समझ में आई बात है, तो गलत है ना, समस्या खड़ी हो जाएगी तुम्हारे लिए। सीख, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, कड़वी बात और सच्ची बात है, लेकिन इस बात को दिमाग में धारण कर लो। कोई लड़की हो, डायरेक्ट बोल लो आई डोंट लाइक दिस, आई हेट लव, मुझे अपना कैरियर बनाना। जब बात कैरियर की आ जाए ना, मैंने कहा जीवन का ये हुनर जरूर अपनाओ, जब बात कैरियर पे आ जाओ तो सब कुछ हार जाओ, सब कुछ। समझ की बात है। चाहे कोई लड़की हो चाहे कोई लड़का हो, सभी के लिए सीख है। हटा दो सब साइड में। जो विचार आ रहा है दिमाग में, जरूर आएंगे जिस उम्र में तुम हो। समझ की बात है, आएंगे लेकिन आने नहीं देना। समझ की बात है। विचलन होना इस उम्र में आम बात है, ये हार्मोन्स के गुण हो सकता है। तुम अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए, उन हार्मोन को नियंत्रित करने के लिए तुम आईडी बनाओ, दोस्त बनाओ। ये आईडी और दोस्त ये कुछ दिनों बाद ना समझ में आना स्टार्ट हो जा कि ये ना हम किन के लिए जान दे रहे थे। आधे तुम्हारे दोस्त होंगे मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, फिर 5 साल बाद समझाओ किस गधे के लिए जान दे रहा था तू। सही बात है। ठीक, जब बचपन में हो ना, बचपन में हो तो मुझे खिलौनों से प्यार हो, खिलौनों से। देखिए खिलौने, हमारा कोई खिलौना छीन ला ना, हमारा जो कि खिलौना छीन ला तो हमें बड़ा दुख हो, उसके साथ लड़ना शुरू कर दम। लेकिन आज तुम्हें पता क्या है, आज अब तुम्हें क्या सोचा, बता तू किसके लिए लड़ रहा था, खिलौने के लिए। होगा नहीं होगा। अब तुम बड़े हुए तो फिर तुम दोस्तों से प्यार होगा। जब दोस्तों से प्यार होगा, मेरे दोस्त को कुछ न कह दिए फोड़ दूंगा, फिर बाद में जाकर 2-4 साल बीतते हैं, सोचेगा अरे किसके लिए लड़ रहा था, मार इससे, मेरे में फर्क नहीं पड़ता। और जैसे 2-4 साल बाद ही बीतते हैं, फिर तुम्हारा प्रेम आ जाएगा। अब प्रेम में सोचेंगे बता क्या चाहिए, समोसा। जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगी तू मेरी सालू। समझ में आई बात है। फिर बाद में जाकर समझ में आवा कि सालू और सालू के लिए जान दे रहा था ये तो। समोसा कहा ना, समोसा लेगा, रात को दुकान फाड़ देगा, जाकर समोसा लगा देगा उसे। चाहे लड़की भी यही सीन है। अच्छा, क्योंकि उसने कहा था ना, उसने कहा था कर लड़ना। और उसके बाद 5 साल बाद पता क्या समझ में आवा, देख किस गधी के लिए जान दे रहा था समोसा। अब 25 साल की एज में जाओगे ना, 25-26 साल की या 29-28 साल की एज में जाओगे, कुछ तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, मेरे बस का कुछ बात नहीं है, मुझे खाना चाहिए, चुपचाप खाना दे दो, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। एज का खेलो सारा। और जैसे तुम 30-35 साल में कोई तुमने क्या कर आई लव यू, ये क्या हो, क्या हो, क्या हो ऐसा ही हो, उम्र का खेल हो सारा का सारा। लेकिन जो अवस्था 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 तक संभाल लेगा अपने आप को, 21-22 तक उन्हें जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करी, उसकी 70 साल की जिंदगी सेफ हो रही आने वाली। वो 70 साल तक बिल्कुल सेफ हो रहा, जो इन लफड़ों में नहीं पड़ा। और जो पड़ेगा इन्हों सोच रहा है इनकी जिंदगी तबाह। जिसकी गर्लफ्रेंड, जिसकी बॉयफ्रेंड, ये पता कितने दिन तक अच्छे लगे, 3 साल तक, 2 साल तक, 4 साल तक। 4 साल के बाद ना ये अपने आप को इतना गिल्टी फील कर रहा, आधे आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा।
कभी सोचते तुम अकेले हो? तुम अकेले नहीं हो, तुम मजबूत हो। अकेले हो, मजबूत हो, अकेले ही रहना सीख लो। सही बात है। न्यूटन था, अकेला था, गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए, न्यूटनी गति के 3 नियम दिए, अकेला था जिसने दिए। गर्लफ्रेंड होती तो बर्बाद हो जाता। समझ में एक बात है। प्लेग मौसम बीमारी में अकेला रहना पड़ा जब जाकर गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया उसने। कोई भी व्यक्ति हो, मैं इतना सारा पढ़ रहा हूँ, तुम्हें क्या लग रहा है कोई मेरी गर्लफ्रेंड रही होगी? असंभव, हो ही नहीं सकता। सही बात है। मैं भले ही तुम्हें बता दूं यहाँ कि मेरी इतनी सारी फ्रेंड थी, ये थी, वो थी, वो बाद में रहा, बाद में रहा, वो पहले नहीं रहा पढ़ाई करते वक्त, वो बाद का खेल। 12वीं क्लास तक तो मुझे ही नहीं पता था गर्लफ्रेंड क्या हो, बॉयफ्रेंड। मुझे किसी लड़की ने कहते हैं ना तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, मैंने अपनी दादी को बताया जाकर। अब सोच लो इतना सीधा था। अब मेरी दादी मेरे स्कूल में चली गई, क्या कह रही थी, तुम बहुत अच्छे लगते हो, आज के बाद इसके पास ना दिखाई दे जाइए, कभी तुझे अच्छे लगते बताऊँ। और 4 गाली भी सुनाई थी दादी ने मेरी। इस टाइप का व्यवहार था। तुम बता दोगे, तुम्हें कोई लड़की ने कहा कि बहुत अच्छे लगते हो, तुम्हें सोच कर बताऊंगा। समझ में आया बात? हो नहीं ऐसा, ये टूट सकते हैं। लेकिन अगर तुम इस चीज से बच गए, बहुत बुरी चीज है। और करना कब? जब कामयाब हो जाओ, जो तुम्हारे पास जॉब हो, जो तुम्हारे पास पैसा ही पैसा हो, फिर ना सब चीजें तैयार हो जा। एक बात बताओ मुझे, जिसकी पेट में नहीं भोजन बिल्कुल भी, उसे प्यार की सूझ जाएगी? झुग्गी झोपड़ी में पड़े वाला व्यक्ति प्यार की क्यों नहीं सूझती? क्यों नहीं सूझती? उसकी पहली प्राथमिकता पेट भरना। और जिस व्यक्ति का पेट भर चुका होगा ना यहाँ तक, मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, प्लीज कोई मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, कोई मेरा बॉयफ्रेंड बन जाओ। गधे हो तुम, तुम्हारा पेट भर चुका, पेट भर चुका ना। समझ बात है। तभी तो बोल रहा कि मेरे साथ कोई नहीं है, ये वो फलाना नियम का। फिर उसकी फीलिंग जाग गई, फीलिंग। अगर पता लग गया ना सुनने क्या हो। पहला क्वेश्चन, अब हम सुन लो, चुप हो जाओ, बातें करो। दूसरे चैप्टर से उत्तराखंड बोर्ड के अंदर जितने भी सवाल आए हुए, वे सारे क्वेश्चन लिखवाए जा रहे तुम, सारे क्वेश्चन, और उनका उत्तर कैसे कैसे लिखना। जितना तुम अब तक लिखवाया गया उसमें से देखकर तुम आराम से उसके उत्तर लिख सकते हो। तुम्हें ये भी तो बताना चाहिए इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, पर्सन कैसे आएंगे। पिछली क्लास सारी यूट्यूब पर पड़ी हुई, आज सारी क्लास एक साथ भेज दी जाएगी दूसरे चैप्टर की। 2 चैप्टर पूरी तरह खत्म हो चुके। कल को आओगे, जैसे तुम्हारी फीस जमा हो जाएगी तो अगला चैप्टर चल जाएगा तुम्हारा। जितने ही बच्चे आएंगे तो समझ लो मैं थर्ड चैप्टर पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, मैं रुक नहीं सकता उसमें। आई हैव नो डिस्काउंट। अगर किसी बच्चे को तीसरा चैप्टर पढ़ना कि मैंने क्या पढ़ाया, वो मैंने पिछले साल ही पढ़ा रखा है, चाहे तो तुम देख सकते हो। आज उसकी 8-7 वीडियो होगी, 7-8 वीडियो आज की आज भेज दूंगा मैं। वो मैंने बहुत डिटेल से पढ़ा रखा है। बात समझ आई बात? धातु अधातु उस चैप्टर का नाम है, मेटल एंड नॉन मेटल, तो वहाँ से भी पढ़ सकते हो। सही बात है। मान लो तुम ट्यूशन नहीं आ पाए 1-2 दिन, तो वहाँ से तुम हेल्प ले सकते हो। समझ में आया बात? यह तो वही चैप्टर, वही सेम चीज़ पढ़ाऊंगा, कुछ भी अलग नहीं पढ़ाने का। बस थोड़ा बहुत मैं स्टाइल चेंज कर दूंगा पढ़ाने का। तो यहाँ तो इंग्लिश के वर्ड सीखने को मिलेंगे, पिछली बार इंग्लिश के वर्ड नहीं आते। समझ में आया बात? यह ठीक। चलो तो पहले आज हम क्या करेंगे, आज हम यही काम करने वाले, बस आज हम यही काम करने वाले कि दूसरा चैप्टर को पूर्ण रूप से खत्म कर दे रहे। उत्तराखंड बोर्ड में जितने भी इसके PYQ है ना, PYQ मतलब प्रीवाइज ईयर क्वेश्चन पेपर, PYQ, तो PYQ करेंगे हम आज। PYQ को मतलब क्वेश्चन लिखवाएंगे और तुम्हें समझाएंगे इसका उत्तर तुम लिख सकते हो नहीं लिख सकते। क्या इसका उत्तर तुम्हारी कॉपी में है? तो देखोगे तुम जितने भी पर्सन आज तक आए थे उनका सबका उत्तर तुम अपनी कॉपी से पढ़ के दे सको। समझ बात? जितना तुम कंटेंट अब तक लिखवाया हुआ, अगर तुमने यहाँ का पढ़ा लिखा हुआ, नोट्स बनाया हुआ, और आने वाले 5 साल बाद भी ना इसी कंटेंट से आ रहा। समझ बात है? तो ये मेरा लास्ट टाइम है पढ़ाने का। जब भी आओ तो इतना नोट्स पढ़ लो, दैट्स एनफ। एक 5 और टॉपिक रह रहा, वो मेरी मर्जी होगी, मैं पढ़ाऊँगा या नहीं पढ़ाऊँगा। ज़्यादातर पेपर में इन 4 टॉपिक तय है। अभी तुम्हारे सामने सवाल भी रखे जाएंगे, तुम चाहे तो ज़रूर प्रत्येक बच्चे को जो भी चैप्टर खत्म हो ना, उसके पिछले साल के सारे सवाल क्रम वाइज डाल कर 2023 के पेपर में कौन सा सवाल आया था, नेट से भी निकल जा। सही बात है। गूगल पर जाकर डाल लोगे उत्तराखंड बोर्ड 2023 पेपर साइंस, तो उसमें देखो कौन सा सवाल आया और वहीं डालकर अपनी कॉपी में कर दो। 2022 का कौन सा सवाल आया उत्तराखंड बोर्ड में इस चैप्टर का, उसे उठाकर अपनी कॉपी में कर दो। 20-21 में कौन सा आया था, 21 में तो पेपर नहीं होते, 20 में कौन सा आया था, 19 में कौन सा था, इस तरह करके 2011 तक सारे पेपर। एक अच्छे स्टूडेंट की है पहचान हो। उसको फिर क्या करोगा, पता क्या करोगा, जब भी उसने ना फिर ये मॉडल की जरूरत नहीं पड़ने की, उसकी कॉपी उसका मॉडल बन जाएगा। जो उस चैप्टर का रिवीजन करेगा ना, उस चैप्टर का रिवीजन करने के साथ साथ उसी साल के पर्सन भी उसके साथ रिपीट हो जाएंगे, पिछले साल के कितने भी पर्सन आए हुए, उसका झंझट खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसने एक ही बार मेहनत कर ली।
अपनी कॉपी में सारे प्रश्न कर ले, 2023 से लेकर 2011 तक के डाल डाल कर, ये 2011 में आया था, 2016 में आया था, 2013 में आया था, जितने भी प्रश्न आए थे क्रम वाइज डाल डाल कर कर लो। आज तुम क्या करना, आज मैं सारे क्वेश्चन एक साथ लिखवा रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन आए हुए इनके सबके उत्तर तुम्हें जाकर कर देने, इनके सबके उत्तर तुम्हें जाकर कर देने। बताऊंगा उत्तर कैसे लिखोगे, कहाँ से लिखोगे, कितना लिखोगे, इसलिए बहुत विशेष तौर पर समझ लेना। आज ही क्लास में भेज दूंगा, सारी क्लास भेज दूंगा आज तक में। सही बात है, जिसे दोबारा देखने की इच्छा हो, कम समझ में आया, दोबारा भी देख सकता हो। सही बात है, खाली नहीं बैठना चाहिए ज़िंदगी में, उससे अब तुम्हारा ही काम है। ठीक है, चलो लिखो लिखो। पहला क्वेश्चन ये आया था 2009 में। क्वेश्चन क्या था, लिखो, निम्नलिखित में चार अलग अलग द्रवों के पीएच मान दिए गए हैं। निम्नलिखित में 4 अलग अलग द्रव के पीएच मान दिए गए हैं। 4 अलग अलग द्रव के पीएच मान दिए गए हैं। 2009 में आया था सवाल यो। 4 अलग अलग द्रव के पीएच मान दिए गए हैं। अभी प्रश्न पूरा नहीं है। 7.0 दिए गए हैं, इसके आगे लिखो 7.0, नई लाइन तो लिख लो उसमें, नई लाइन 7.0, थोड़ा सा इतनी सी जगह छोड़ दो उसमें, इतना सा गैप दो, फिर कोमा करके लिखो 14.0। ये पीएच मान आता नहीं क्या लिखना है भाई ये साहब। अरे टीना पता नहीं किस तरह देखी थी। क्या लिखा भाई, 7.0, 14.0, एक 2 पीएच मान और दे रखे, एक 4.0 और एक 2.0। रोबोट 2.0 नहीं है, 2.0 बस। 4 पदार्थों के पीएच मान दे रखे, 4 द्रव, उनके पीएच मान दे रखे, फलाना ढिमका मुकुड़ा। ये मैंने बहुत सारे पदार्थों के पीएच मान नहीं लिखवाए थे तुम्हें, याद हो तुम्हें, बस वही उत्तर है इनका। अब इसके प्रश्न लिखो क्रम वाइज। नू लिखो प्रश्न, बता क्या लिखा हुआ, प्रश्न पूरा नहीं हुआ। नू लिखा है निम्नलिखित को बताइए। आई हैव नो मनीज, आई हैव नो मनीज है ट्रांसफर। लिखो क्या लिखा, 2.0 लिख दिया। बताइए निम्न में से, बताइए निम्न में से, मतलब 4 मान दे रखे, बताइए निम्न में से, इसके बाद लिखना 2.0 के बाद, बताइए निम्न में से नंबर फर्स्ट, पहला पॉइंट पता क्या बताना, नो बताना इसका पीएच मान क्या होगा। नींबू का रस, इनमें बताना चारों, नींबू के रस का पीएच मान कौन सा। पहला पॉइंट है नींबू का रस, नींबू का रस, नींबू का लेमन जूस। दूसरा पार्ट सवाल का, दूसरे पार्ट में लिखा हुआ आसूत जल, आसूत जल, शुद्ध जल जैसे बोल रहे हो, शुद्ध जल। आसूत जल का मतलब शुद्ध जल, प्योर वाटर। थर्ड नंबर, 1 मोलर सोडियम हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड विलियन। 1 मोलर ऐसे लिखा जाएगा, 1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलियन। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बोल रहे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र हो NaOH, हाइड्रोक्साइड विलियन। 1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलियन यानी NaOH का पीएच मान पूछ रहा है, क्या होगा इसका। चौथे नंबर पर जाओ, चौथे नंबर टमाटर का रस, टमाटर का रस। फिर अगर लिखा हुआ कि कौन कौन से पीएच मान होंगे, टमाटर का रस, फिर अगर लिखा हुआ कौन कौन से पीएच मान होंगे। टमाटर का रस लिख दिया, टमाटर का रस, कौन कौन से पीएच मान होंगे। बात समझ आइए। सब उत्तर कैसे लिखोगे इसका, ये तो प्रश्न आया इतना बड़ा, इसका उत्तर कैसे लिखोगे। उत्तर ऐसे लिखोगे, उत्तर लिखा है ऐसे करके बोर्ड में ऐसे लिख कर, पहला पॉइंट। अब बताओ ये नींबू का रस नहीं है तो हम भी ऐसे लिखेंगे उत्तर में, नींबू का रस ऐसे लिखा,
नींबू का रस। अब देखेंगे नींबू के रस का पीएच मान ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला 2.0। आंसर में लिख देंगे 2.0, इतना ही। सेकंड पार्ट ऐसे ही करके लिखेंगे, उत्तर मस्त दूसरे पार्ट का उत्तर देंगे। आसूत जल सूत जल नहीं होता। कितना लिखवा रखा है नींबू के रस का? नींबू के रस बता कितना लिखवा रखा है? 2.2 से लेकर 2.4 तक। और यहाँ कितना दे रखा है? 2.0। सही बात है। हमें क्या पता कौन सा? तो इतना कॉमन सेंस। से का मतलब इसके इसके बीच में कहीं भी होगा 2 के आसपास। 2 के आसपास है ना तो 4 है ना 14.0 है, सही बात ना 7 है, तो बचा कौन सा? 2.0। इसे बोल लो कॉमन सेंस। थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज करना पड़ा। सही बात है। उसके आसपास 2 के आसपास कौन सा बैठ रहा है? ये तो बैठ रहा है। सही बात। इसलिए क्या है, पिछले साल के सवाल करने बहुत जरूरी हो, इसलिए तो करवाए जा रहे हैं। ये कॉमन सेंस यूज करना पड़ा, इसीलिए बोलते हैं कॉमन सेंस। सही बात है। दांत न दिखा हमें कंटो की तरह मुझे। हो सूझ दांत दिखाई जब नंबर ले आएगी। शुद्ध जल का पीएच मान, पीएच मान। शुद्ध जल को अशुद्ध जल भी कहते हैं कि नहीं वर्ड पता लगा? नहीं पता? पिछले साल के प्रश्न करोगे। उसके बाद कितना इसका 7.0। अब उन्होंने कहा वहाँ 7 से लेकर 8 के बीच में लिखवा रखा है, तो बताया भी तो जरूरी है ना, बताना भी तो जरूरी है ना। अगर बेइज्जती करवाएगा तो ये 2 बात पता लग रही है तो करवा लेनी चाहिए। ऐसी बेइज्जती को हम शुद्ध बेइज्जती मानते हैं। फिर लिखो सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लिखो। चारों लिखो, चारों खुद लिख कर दिखाओ कौन कौन से होंगे। कॉमन सेंस यूज करो। सोडियम हाइड्रोक्साइड का बताओ कितना होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH का पीएच मान 14। तो लिख दो। मेरी शक्ल क्या देख रहे हैं? इतना तो अच्छा भी लग रहा है। मैं क्या सोना लग रहा है? ठीक है, मैं ठीक से लग रहा है आज? मुझे पता तुम झूठ ही बोल लोगे, और जब मैं है ही नहीं तो मैं क्यों 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 चढ़ाई माऊँ तुम्हारे? मुझे पता मैं है ही नहीं तो तुम कितनी तारीफ कर लो, कोई फायदा ही नहीं है। मुझे पता तुम यहाँ सी, तुम आसाराम नहीं है, तुम झांसाराम हो। कौन से राम हो तुम? झांसाराम। अपनी मिठाई भैरला में मानेगा। एक बार करके मैंने 1 लाख रुपए लुटवा दिए एक जगह इस तरह। एक लड़की ने मेरी तारीफ करी थी, कर करके मेरे से 1 लाख रुपए ले लिए। अब मेरे चक्कर बने आने का। समझ गए ना? वैसे तुम समझ गए ना? बहुत बड़ा सवाल था ना, बहुत आसान सवाल था। क्या मुँह सा बना रही है? 24 घंटे अंकों में काजल डाल के रखो। तो इसे काजल को यहाँ तक लगा के यहाँ तक। अजीब अजीब पीस पड़ा दुनिया में। लिख लिया सबका उत्तर इनका? अगला तो अब जब मैं प्रश्न लिखवाऊंगा, समझ ये बात है, तो उत्तर किस तरह लिखना जिसमें तुम्हें दिक्कत होगी तुम मुझसे पूछ सकते हो। अगला प्रश्न लिखो जो 2009 में आया था। लिखो सोडियम कार्बोनेट को, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब बताओ उसका क्या नाम है साधारण? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या नाम है? खाने का सोडा। तो लिखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विलयन को गर्म करने पर क्या होता है? यानी जो बेकिंग सोडा ना, खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या होता है? इसकी समीकरण मैंने लिखवा रखी, वही लिख देनी पूरी। समीकरण लिखनी, थ्योरी भी लिखनी। क्या होता है बताना उसे, क्या होता है समीकरण में। आँख खोले बटन से। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विलयन को गर्म करने पर क्या होता है? फोन चला लो। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या होता है? इसमें प्रयुक्त रासायनिक समीकरण भी लिखी है, उन्होंने खुद ही बता दिया। रासायनिक समीकरण भी लिखनी है, पहले बताना क्या होता है, फिर लिखनी रासायनिक समीकरण। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विलयन को गर्म करने पर क्या होता है, इसमें प्रयुक्त रासायनिक समीकरण भी लिखी है और लिखवा रखी मैंने। बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, इसकी जगह नु भी कह सकता था खाने के सोडे को गर्म करने पर क्या होता है। ऐसे भी कह सकता सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर क्या होता है। ये बहुत सारे नाम हो उसके खाने के सोडे की। पता लग गया ना? कर लोगे ना सर? इसका उत्तर जो मैंने थ्योरी लिखवा रखी वाला लिख देना। खाने के सोडे में देख लेना, खाने के जो सोडे थे ना, जो बेकिंग सोडा था, उसके रासायनिक गुण क्या लिखवाए थे। उसमें जो रासायनिक गुण में जो लिखवाया था ना, एक्शन ऑफ हीट, यानी इसे गर्म करने पर क्या होगा, सही उष्मा का प्रभाव, वही ये लिखना इसके अंदर। लिख दोगे ना? लिख दो इसके अंदर खाने के सोडे का रासायनिक गुण लिखना, इंस्टेंट मिल जाएगा। उत्तर में लिख दो खाने के सोडे का रासायनिक गुण लिखना है, याद रहेगा इस तरह। लिख दो लिख दो लिख दो, याद रहेगा वैसे ही। तो फिर रहने दो, फिर क्या लिखो, रहने दो, ये रहने दो छोड़।
तेरे बच्चे लिखेंगे, छोड़ दे। क्या तुम्हें याद है अगर धातु अम्ल के साथ क्रिया करो तो क्या हो? मैंने करवाई थी, टैब पर दिखाई थी। अगर धातु अम्ल के साथ क्रिया करो तो क्या हो? हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाए धुएं के साथ। देखिए दीवार, इस पे सवाल आएगा, इसी लाइन पे ही लिखो। धातु के साथ, क्वेश्चन नंबर 3, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर कौन सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया करने पर, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया करने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? सुनाओ। प्रिंस को ले जाओ। अच्छा चले जाओ, थोड़ी देर में छुट्टी हो रही वैसे तो 10 मिनट में जाएगा, 10 मिनट में आएगा। क्या लिखा है भाई? जब इसका उत्तर लिखोगे पहली लाइन क्या लिखोगे? जब धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया करो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती, तो उत्तर में भी ऐसे लिखोगे, जब धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। फिर आगे प्रश्न पूछे, अभी प्रश्न पूरा नहीं हुआ है, प्रश्न में आगे देखो और क्या लिख रखा है। ये क्या है? ये क्या हो रहा है? प्रश्न दे रहा है मैं, थारा क्या दर्द से हो रहे? तो कुछ भी लिखो, कौन सी गैस निकलती है? एक उदाहरण समझाइए, एक उदाहरण द्वारा समझाइए, एक उदाहरण द्वारा समझाइए। इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे? एक उदाहरण द्वारा समझाइए, इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे? इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे? ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस गैस की उपस्थिति की जांच कैसे करेंगे? तो जितना प्रश्न पूछा जाना उतना उत्तर देना उसका। इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे? बात समझ आई है? अब बताओ, इस सवाल के अंदर ही कितने सवाल दे दिए उसने? 3। पहला सवाल बताओ क्या दिया इसके अंदर ही? अम्लों की धातुओं के साथ क्रिया करने पर क्या कौन सी गैस बनती है? तो कौन सी गैस बनती है? तो उत्तर में क्या लिखोगे? अम्ल की धातु के साथ क्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस बनती है। इतना उत्तर कंप्लीट होगा। एक कोई भी समीकरण ले लोगे, एक अम्ल ले लोगे और उसमें ना धातु ले लोगे कोई भी, एक अम्ल की धातु के साथ क्रिया करवा दो, H2SO4 की ना जिंक के साथ क्रिया करवा दो। जैसे क्रिया करवा दोगे, क्रिया करने के बाद उसमें तो ना हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, Zn बन जाएगा, कोई बात हाँ बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल दोगे। ये समीकरण जो कि तो लिख दियो। अब सवाल का सेकंड पार्ट पढ़ो, आगे पढ़ो क्या कहा। तो हो गया, उदाहरण भी दे दिया हमने, ऊपर थ्योरी भी लिख दी, उदाहरण भी दे दिया। अजी अजी दे दिया, जो उदाहरण दे दिया। जो जिन्होंने कह रहा ना जांच, एक गैस की उपस्थिति में आप कैसे जांच करें? भाई कैसे जांच करोगे मुझे बताओ? गैस है नहीं है, कैसे क्या जांच करोगे तुम? हाइड्रोजन गैस है नहीं है तो कैसे जांच करोगे बताओ? एक मोमबत्ती ले लेना, ये इस एक्सपेरिमेंट को तुम घर भी करके देख सकते हो। सही बात है, ठीक। अब मार्केट से जाके हाइड्रोजन गैस की शीशी ले आना, ले आओगे? मार्केट से जाकर ले आना, उसके बाद ना हाइड्रोजन गैस को स्प्रे करके ऐसे छिड़कना है हाइड्रोजन गैस को, और उसकी ढक्कन खोल देना और उसके पास से ना एक माचिस की तिल्ली जलाना, भभारे के साथ आग निकलने, धमाके के साथ, इससे पता लगा हाइड्रोजन गैस है। तो लिखो क्या, लिखो क्या वो बता रहा हूँ, लिखो क्या, लिखी लो इस लाइन को, इस लाइन को लिखी लो। चलो क्या दिया, हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति की जांच, इस हेडिंग बना लो। उत्तर पता लग गया ना मैं कौन सा कितना लिखवाना हूँ, उत्तर लिख लोगे ना आगे, तो इसका पहले तो खुद लिख लोगे। हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति की जांच, हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति की जांच। लिखो, जब एक गैस के समीप जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं, जब एक गैस के साथ, गैस के पास, जब एक गैस के समीप, जब एक गैस के पास लिख दो या समीप लिख दो, ये मतलब है। जब एक गैस के पास लिख दिया, जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं, जलती हुई लकड़ी तेरे माथे में नहीं मारनी, जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं, जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं,
तो यह गैस धमाके के साथ जलती है, तो यह गैस धमाके के साथ जलती है। काहे के साथ जलती है? प्रश्न में एक बात याद रखना, उत्तर लिखते वक्त वहाँ बोर्ड में जितना प्रश्न पूछा है इतना ही उत्तर देना। एडवांस नहीं उन्हें अनाप शनाप चीज़ भर दी इसमें, जितना प्रश्न पूछेगा इतने का उत्तर देना। लिख देगा। तो यह गैस धमाके के साथ जलती है और यह बताती है कि हाइड्रोजन गैस बाहर निकली है, और यह बताती है कि यह हाइड्रोजन गैस बाहर निकली। यह गैस धमाके के साथ जलती है और यह बताती है कि हाइड्रोजन गैस बाहर निकली है। और भी कोई तरीका अपना लीजिए। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर भी समाप्त हुआ। किसी को कोई आपत्ति यहां तक? अगला क्वेश्चन लिखो भैया। अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? इसका मतलब समझो क्या? 2009 में आया हो भी, 2009 लिख देना इस पर। अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? इसका मतलब समझो भाई क्या है। अगर हमने एक बर्तन लिया, टप ले लिया, इसके अंदर ना HCl भर दिया, HCl भर दिया, ऐसा पदार्थ भर दो जो अम्ल हो, भर दिया हमने अम्ल का, इसे बोल लेंगे अम्ल का जलीय विलयन। इसमें जल भी भर दिया और HCl भी भर दिया। अगर इसमें करंट डाल लोगे, अगर इसमें तुम करंट डाल लोगे, करंट चले नहीं जाएगा, आराम तो करंट लगा। तो यही तो पूछ रहा है, जो अम्ल हो उसका जो जलीय विलयन हो उसमें क्यों विद्युत का चालन करो, क्यों करंट चला जाएगा उसमें? तो उत्तर पता क्या होगा? क्योंकि जो अम्ल हो ना, जैसे HCl के अंदर ना हाइड्रोजन आयन हो, H+ लिखा हुआ नहीं, मैंने जल में डाल लो तो H+ आयन बाहर निकल जा। क्यों विद्युत का चालन कर? क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन आयन हो। क्या हो उसके अंदर? नमस्कार जी। अगर तुम तो पूछा जा कि बताओ कि अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है, तो उत्तर पता क्या लिखोगे? अम्ल का जलीय विलयन, उत्तर प्रश्न मत देख प्रश्न में लिखी लाइन जो मैं बोल रहा हूँ। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन इसलिए करता है क्योंकि उसके जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन होते हैं। लिख दोगे? क्योंकि उसके जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन होते हैं। वीडियो से लिख लेना, अभी लिख लो, कहीं शॉर्टकट में लिख लो, क्योंकि इसके जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन होते हैं, इतना लिख दो। क्योंकि इसके जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन होते हैं। हाइड्रोजन आयन कैसे लिखोगे? H के ऊपर प्लस लगा के लिखोगे, समझ गए? क्योंकि इसके जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन होते हैं। अगर तुम इतना भी लिख दोगे ना उत्तर में, क्योंकि इसके जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन, तब भी तुम्हें नंबर पूरे मिलेंगे। अगर पूरा लिखोगे आधा प्रश्न में देख, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन इसलिए करता है क्योंकि इसके जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन होते हैं। अगर ऐसा करके ना ये डायग्राम से बनाया, उसमें HCl करके दिखा दिया, और वहाँ इसके अंदर ना ऐसा करके दिखा दिया तुमने H+ आयन, तो और भी अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो उत्तर में डायग्राम सा बना दो, इसमें HCl लिख दो और H+ लगा दो। बना इस चित्र से बना दो हल्का सा। जहाँ भी चित्र बनाने का मौका मिला ना तो चुप के नहीं करे करते, बना दे करो और अच्छे नंबर मिले चित्र बनाने तक। जो बच्चा चित्र जितने अच्छे चित्र बनाएगा तो अच्छे नंबर मिलेंगे उसमें। हम्म 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 पढ़ लो, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। उस तरह ही चाटा मार देना, मैं पड़ेगी भाभी के पास जाकर। चलो लिखो 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 लिखो, लिख लोगे ना उत्तर? किस तरह लिखना? पूरा उत्तर बोल के बताया जा रहा, समझा के बताया जा रहा। अगर कल को ये कॉपी में काम पूरा नहीं हुआ, इनके उत्तर नहीं लिखे मिले, तो तुम्हें जेल में बंद कर दिया जाएगा। रूम नंबर तुझे पक्का ले जाएगा रूम में, और किसी को ले जाना। सूक्ष्म, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। सूक्ष्म हाइड्रोक्लोरिक गैस, सूक्ष्म हाइड्रोक्लोरिक गैस, आओ सूक्ष्म लिखना, सूक्ष्म करने के लिए सूक्ष्म नहीं आता लिखना, सूक्ष्म ऐसे लिखे जाएगा। लिख दिया?
लिख दिया। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस, हाइड्रोक्लोरिक गैस, हाँ अम्ल थोड़ा ही इस बार, हाइड्रोक्लोरिक गैस सूक्ष्म लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलती। क्यों नहीं बदलती? सूक्ष्म हाइड्रोक्लोरिक गैस, सूक्ष्म हाइड्रोक्लोरिक गैस सूक्ष्म लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती? सूक्ष्म हाइड्रोक्लोरिक गैस सूक्ष्म लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती? उत्तर देखो क्या है, समझ भी ले उसका मतलब क्या कहना चाह रहा है। ये सवाल पेपर में रखा है, 2009 में रखा है, वो भी जो 2010 में रखा है, इस पर 2010 लिखो जो पर्सन अभी बोल रहा है उसमें। बताओ तो जी कैसे पेपर में कैसे सवाल आते थे पहले। क्यों नहीं बदलती समझ लो। इधर देख लो, इधर हमने एक लिटमस पत्र लिया, ये हमारे पास लिटमस पत्र, और हमने यहाँ हाइड्रोक्लोरिक गैस ले ली। हाइड्रोक्लोरिक गैस को मैं HCl भी कह सकता हूँ, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक जो गैस है ना HCl, यो ना जो ये सूक्ष्म फॉर्म, इसका मतलब इसका विलियन नहीं है, और जब तक विलियन नहीं होने का तो विलियन डालेंगे जब भी। तो ये लिटमस पत्र हमारे पास, लिटमस पेपर है, कौन सा पेपर है? लिपस्टिक पेपर नहीं, लिटमस पेपर। ये लिटमस पेपर है ना, इस लिटमस पेपर का यो अम्लर, इस पर अम्ल का क्या काम हो? लाल लिटमस पत्र को कैसा कर दे? नीला, या नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे क्या? लेकिन इस पर डाल लेंगे ना सर, इस पर घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि विलियन नहीं है, ये सूखा, ऐसा नहीं है यो ना विलियन के रूप में नहीं है, द्रव के रूप में नहीं है, पानी की तरह नहीं है, सूक्ष्म एक प्रकार की गैस है। तो गैस लिटमस पत्र को कोई क्रिया नहीं दिखाती। क्यों नहीं दिखाती? क्योंकि उसके अंदर विलियन नहीं है ना, उसके अंदर H+ आयन नहीं है, H+ आयन नहीं है। क्या नहीं है उसके अंदर? सूखी गैस में H+ आयन नहीं है। जो सूक्ष्म जो हाइड्रोक्लोरिक गैस है उसके अंदर ना H+ आयन नहीं है, हाइड्रोजन आयन नहीं है, इसलिए यह लिटमस पत्र के साथ कोई क्रिया नहीं करती। उत्तर अब पर्सन पढ़ो क्या लिखा हुआ, पर्सन पढ़ो। पता लग गया? उत्तर में क्या लिखोगे? उत्तर में देखो पर्सन था हमारे पास कि सूक्ष्म हाइड्रोक्लोरिक गैस लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती। तो उत्तर में क्या लिखेंगे? सूक्ष्म हाइड्रोक्लोरिक गैस लिटमस पत्र के रंग को इसलिए नहीं बदलती। सुन लो, पहले लिखना शुरू, पहले समझ ही ले। सूक्ष्म हाइड्रोक्लोरिक गैस लिटमस पत्र के रंग को इसलिए नहीं बदलती। 2 बजे का टाइम था नहीं ट्यूशन का, 2 बजे टाइम था ट्यूशन का। बैठ जाओ उधर, थाली खा लो, बैठ जाओ। सूक्ष्म क्या ये कौन सा पत्र है? लिटमस पत्र। ये क्या? सूक्ष्म हाइड्रोक्लोरिक गैस। सूक्ष्म हाइड्रोक्लोरिक गैस लिटमस पत्र के रंग को इसलिए नहीं बदलती, क्योंकि क्यों नहीं बदलती बताओ? इसलिए नहीं बदलती क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आयन नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आयन नहीं होते। इतना लिख लो, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आयन नहीं होते हैं, बाकी घर लिख लो पूरा, पर्सन मत देख कर। क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आयन नहीं होते हैं, क्योंकि इसके विलियन में हाइड्रोजन आयन नहीं होते हैं। क्योंकि इसके आयन में, क्योंकि इसके विलियन में हाइड्रोजन आयन नहीं होते हैं। कम बोलना चाहिए, फायदे में रह जाइए। इसे कह रहा है, इसे कह रहा है, मैं इसे कह रहा है। बे चुप हो जाओ, बहुत देखे मैंने तुम्हारे जैसे। बे बहुत देखे मैंने तुम्हारे जैसे, बे चुप हो जाओ। बे लिख लो, अगला क्वेश्चन लिखो। क्या होता है जिंदगी खराब होती है? लिख लिया। जब कार्बन डाइऑक्साइड को ध्यान से लेना सर, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं। चूने का पानी पता क्या हो? बुझा हुआ चूना। क्या होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड को यानी CO2 को, ठीक, चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं, चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं।
ये भी पढ़ा रखी है मैंने समीकरण तुम्हें। देखो चूने का पानी क्या है, इधर देखो चूने का पानी क्या होगा, CaOH का होल ट्वाइस, ये हमारे पास चूने का पानी, प्लस लगाया, उसके बाद CO2 तुम्हें बताया था, उसके बाद विरंजक चूर्ण बन जाए, ब्लीचिंग पाउडर जिसे बोल ले, उसका सूत्र भी बताया था तुम्हें, CaOOCl2 प्लस H2O बाहर निकल जाएगा। तो उत्तर में क्या लिखोगे, यह समीकरण लिखनी पड़ेगी, यह समीकरण तो लिखनी पड़ेगी, लेकिन उस तो पहले, इसलिए जो पर्सन दिया गया ना उस पर्सन को देख के बिल्कुल नहीं डरना, पहले बहुत आराम से पढ़ना, 3 बार पढ़ेगा पर्सन को। अब इस पर्सन को पढ़ियो क्या लिखा हुआ, जब कार्बन डाइऑक्साइड, यारी कार्बन डाइऑक्साइड, यारी कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी में, चूने का पानी तो हो बुझा हुआ चूना मिलाया जाता है, तो ये समीकरण मैंने पढ़ाई नहीं तुम्हें, जब मैंने तुम्हें पढ़ाया था ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि में, ये समीकरण सेम पढ़ा रखी है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि में समीकरण सेम बनाया। लेट आया 2 बजे बुलाया था तुझे, उधर भाग जा, ये ब्लीचिंग पाउडर बना, ये ब्लीचिंग पाउडर है नहीं हमारे पास, ये तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि में इस समीकरण को सेम उतार देनी जो कि तू, ये सर नो ठीक। उत्तर में कैसे लिखो, अब बताओ पर्सन क्या लिखा हुआ, तो आधी लाइन तो पर्सन में लिखेंगे, कैसे लिखोगे, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में मिलाते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है, जल बाहर निकलता है, फिर धड़ाक समीकरण लिख दो कैसे, तो अभी तो समीकरण लिख दो, थ्योरी उस मत देख के लिख दो, पर जो मैंने कॉपी में लिखवा रखी है या अपने आप भी लिख सको, इतने भी बच्चे नहीं है तुम, अभी तो समीकरण लिख दो, उससे देख के याद आ जाएगा। कल का होमवर्क पता लग गया, 2023 से लेकर 2009 तक, 11 तक, भले 11 तक, 2010 तक जितनी पेपर में इस चैप्टर के सवाल है सारे करके लेकर आने। वैसे मैंने अधिकांश करवाई थी, तुम्हें लिखवाई रहा हूँ, जो तुम्हें बार बार रिपीट होगा ना, ये तो भाई जी ने करवा रखा है, ये भी लिखवा रखा है, उसे छोड़ दियो, वही बैठेंगे 5-7 सवाल, बैठ जाते जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, यो मेरे सिर में आया था 2011 में, अच्छा ये बताओ, जब मैंने तुम्हें पढ़ाया था परबल अम्ल भी लिखवाए थे, परबल अक्षार के उदाहरण लिखवाए थे, तो 4 उदाहरण दे, 4 सूत्र दे रखे, उसमें तो खुद ही पहचानने कौन से परबल अम्ल और कौन से परबल अक्षार। लिखो पर्सन 2011 में आया, निम्नलिखित में से परबल अम्ल व परबल अक्षार बताइए, निम्नलिखित में से परबल अम्ल व परबल अक्षार बताइए, निम्नलिखित में से परबल अम्ल तथा परबल अक्षार बताइए, निम्नलिखित में से परबल अम्ल तथा परबल अक्षार बताइए, परबल अम्ल तथा परबल अक्षार बताइए। नो बताना कौन सा परबल अम्ल और कौन सा परबल अक्षार है, इसे लिखो जो बोर्ड पे लिखे जा रहा है। इनमें तो बताना सबसे अधिक परबल कौन सा अम्ल, जब इसका उत्तर करेंगे परबल अम्ल। NaOH 2 बार लिखती है, ये NH4OH है, NH4OH परबल अम्ल बताना इसमें तो कौन सा होगा परबल अम्ल। दूसरे नंबर बताना है परबल अक्षार कौन सा होगा, परबल का मतलब मजबूत। बताओ इन 4 सूत्र लिखे हुए तुम्हारे सामने, इसमें सबसे प्रबल अम्ल कौन सा, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा प्रबल अम्ल, उत्तर में लिख दो HCl। फिर प्रबल अक्षार कौन सा इसमें, तो नन्ना OH, अच्छा लिख दो फिर NaOH, ऐसे लिख दो उत्तर में प्रबल अम्ल HCl, प्रबल अक्षार NaOH, उत्तर में पता लग गया ना उत्तर कैसे लिखने हैं, पर्सन कैसे आएंगे। इसी तरह घर जाकर एक भी पर्सन नहीं छोड़ना, अगर छोड़ा तो तुम्हारी गलती होगी और मार खाओगे बहुत बुरी तरह। पेपर नहीं होना कभी भी तुमसे, क्योंकि पेपर में आए तो पर्सन को तुमने छेड़ा नहीं बिल्कुल भी। इसलिए पिछले साल के सवाल है ना, आपस में किसी के पास मॉडल है किसी के नहीं है, किन्न कर लिया आपस में ले देख कर लेना जुगाड़बाजी, सही बात है ठीक। कापी ले लेगा शेयर कर, जब यहाँ आओ ना कल मुझे अपनी शक्ल दिखाओ, या अपना शक्ल दिखाओ तो कॉपी के साथ शक्ल दिखाइए, देखो जी 2023 के 22 के ऐसे नहीं, तुम्हारी शक्ल किसी की अच्छी लगती मुझे,
सही बात है, जब काम करके लिखो, जब अच्छे से लगो तुम। तो ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई क्या? अच्छा, अपनी बहन से ट्रेनिंग ले रही है अभी? चलो कोई बात नहीं, ले लो। मैं कह रही बेटे तुझे तो बाद में देखूंगी मैं। अगला प्रश्न कल ही पढ़ा दो, कल या परसों। उस पदार्थ का नाम बताइए, उस पदार्थ का नाम तथा सूत्र लिखिए। उस पदार्थ का रासायनिक नाम तथा सूत्र लिखिए। आगे नहीं, आगे ही। उस पदार्थ का रासायनिक नाम तथा अणुसूत्र लिखिए। उस पदार्थ का रासायनिक नाम तथा सूत्र लिखिए, या सूत्र अणुसूत्र एक ही हो। उस पदार्थ का नाम तथा, उस पदार्थ का रासायनिक नाम तथा अणुसूत्र लिखिए। नाम रासायनिक नाम एक ही हो, लिख लो। क्या बार बार काट रही सर? तो बार बार काट क्यों रही? अकल नहीं आता तेरे में? पर्सन तो खुद ही पढ़ कर देखने जाते घर, सारा दिन तू ठहली रहना, कभी इधर किसके घर में बैठ, कभी उसके घर में बैठ। मुझे सारी रिपोर्ट रहा थारी, कहाँ कहाँ घूमता खाती फिर रहे तुम। लिखो क्या लिखा? शुष्क पदार्थ नहीं है, उस पदार्थ जो क्लोरीन गैस से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। जो क्लोरीन गैस से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। जो क्लोरीन गैस से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। ये समीकरण गलत हुई क्या? क्या सही है? सही है। Cl2 कहाँ था जाएगा इसमें? इसमें Cl2 है भाई। गधों की भी वैरायटी हो दुनिया में। CaCO3। इसका मतलब समीकरण पढ़ नहीं रहे तुम घर बैठ कर। आ लिया तुम्हारा नंबर, अब ना चाहूंगा तुम। एक और अब इस जो सवाल तुम पढ़ाया गया है ना, इसे बहुत ध्यान से देखो। उस पदार्थ का नाम बताओ जो कौन सा पदार्थ हो। इस प्रश्न को 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो। उस पदार्थ का नाम बताओ मुझे, कौन सा पदार्थ है। जिप्सम। रैपिड लग गया ना मुंह पर, घर जाकर कॉपी पढ़ ले करो। यहाँ देखिए करो, एक CaOH है, उसका होल ट्वाइस, इसमें क्लोरीन गैस मिला दी, ब्लीचिंग पाउडर बन गया CaOCl2 प्लस H2O। अब सवाल पढ़िए क्या कहा, पढ़ी करे। उस पदार्थ का रासायनिक नाम तथा अणुसूत्र लिखिए। जो यो पदार्थ जो क्लोरीन के साथ क्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। कौन सा पदार्थ है जो क्लोरीन के साथ क्रिया कर रहा है? यो पदार्थ हो बुझाऊ चूना। तो बुझाऊ चूना ये सारा रोड़ा से बुझाऊ चूने का हो रहा है। सही बात है। सवाल तो पढ़ो, क्या पूछ रहा है? कह रहा है वो पदार्थ का नाम लिख जो क्लोरीन के साथ क्रिया कर रहा है। तो क्लोरीन के साथ तो क्रिया बुझाऊ चूना कर रहा है, तो बुझाऊ चूने का नाम सूत्र लिखना। इसमें लिखो बुझाऊ चूना, नंबर फर्स्ट लिखो बुझाऊ चूना, उसका अणुसूत्र लिखो बुझाऊ चूना, ऐसे लिखो बुझाऊ चूना, फिर उसके नीचे अणुसूत्र लिखो, फिर रासायनिक नाम लिखो उसका। आंसर में लिखो बुझाऊ चूना, फिर नीचे अणुसूत्र लिखो उसका CaOH, फिर इसका नीचे रासायनिक नाम लिखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कदे कहीं कि तुम्हें पता भी नहीं क्या हो रहा है, पढ़ना है तुम्हें घर बैठ कर। समीकरण क्यों लिख रही? समीकरण का हाउस ने लिखने को उन्होंने कहा उस पदार्थ का नाम लिख, सिर्फ पदार्थ का नाम ही तो लिखने को कहा। उसने कहा रासायनिक समीकरण दी है। जब मैंने तो कहा हैदराबाद जा तू रूट की धनिया लेने गई, कोई भी यहाँ जिसे भी हो चाहे एकदम, तुझे इसका क्या मतलब इसे सिर्फ पोली बोल सकता, फालतू नहीं बोल सकता और कोई यहाँ से। तुझे मैंने तेरा नाम लिया, बताओ कुछ भी। तू क्यों हंस रही? अगली बार हंसी ना 18% GST लगाऊंगा, 18 रुपये लूंगा। अगला सवाल लिखो। देख अगले सवाल में यही पूछ लिया, CaOCl2 सवाल लिखो। CaOCl2
OCl2 क्या नाम है उसका? ब्लीचिंग पाउडर। ये विरंजक चूर्णी तो नाम है उसका। यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? यही पूछ रहा सवाल में। यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? क्या होगा? क्या होगा? हो क्या रहा? भैया मुझे नहीं पता। जा, आप ही मारो, इतनी जोर की। मैंने तो इनका मारा ही नहीं। कल मारा था ना। तू तो बहुत सूर वाली। ट्यूशन से जाकर तो 3-3 घंटे घर तक आया फिर। अब दूसरे को बता रही है तू। अगली बार ना कहिए किसी को पागल है। अगला सवाल लिखो। 10वां, pH स्केल पर टिप्पणी लिखिए। अच्छा, जो सवाल आया था ना 2022 में भी आ रखा है, 2013 में भी आया हुआ। जो इससे पहला सवाल लिखा हुआ, इससे पहले वाला विरंजक चूर्ण वाला प्रचलित नाम लिखिए। अब अगला सवाल लिखो, pH स्केल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। pH स्केल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी pH स्केल के बारे में जो पता ना सब लिख डाला और लाइफ जिंगल डाला। pH स्केल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। लिख दो इसके बारे में जो कुछ भी बता दूं। इसकी खोज सारेंस ने करी थी, 1909 में करी थी। 7 तक कम अम्लीय हो, 7 ज्यादा क्षारीय हो, 7 उदासीन हो, pH स्केल ऐसा हो, धनिया हो, फलाना हो, पुदीना हो, सब लिख दो उसके वो टिप्पणी। अरे बस भाई लिख लिया, दिक्कत तो नहीं अंत तक। ये pH स्केल वाला आया था 2014 में और 2009 में। और 2014 में बहुत अच्छा था पढ़ने के मामले में, फिर भी बिगड़ गया था। चलो तब आया था सवाल। ठीक है भैया, घूम गई। अरे 2014 में 2009 में क्वेश्चन ही तो पूछ रहा है, क्वेश्चन ही बताया। वो 2022 में 2013 में। अगला क्वेश्चन सारे फेर कॉपी में करने हैं। जितने भी क्वेश्चन लिखवा जा रहे सारे फेर कॉपी में करने हैं। अधिकांश क्वेश्चन करवा दूंगा, 2-4 क्वेश्चन ढूंढने पड़ेंगे तुम। और जो तुमने फेर कॉपी में कर लेना उसे दोबारा करने की जरूरत नहीं है। ये तो क्वेश्चन मैंने कर रखा है कॉपी में। मतलब 2023 वाला मैंने 2022 वाला करवा दिया और तुम 2022 वाला फिर दोबारा कर रहे। इतने गधे भी ना बनी हो। जो तुमने एक बार कर रखा है, हाँ ये तो कर तो रखा है, मैंने हाँ कर रखा है, ये दोबारा फिर कर रहे। बस लकीर का फकीर बनना, जब कर रखा है दोबारा क्यों करना। नमस्ते। अगला क्वेश्चन, उदासीन विलयन का pH मान बताइए कितना हो। बस उत्तर में लिखना 7। उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। उत्तर में तरह लिख दियो। पहले प्रश्न लिख दो, उदासीन विलयन का pH मान बताइए। उदासीन विलयन का pH मान बताइए। उदासीन विलयन का pH मान बताइए। लिख लिया? लिख लोगे? क्या लिखोगे उत्तर में? ऐसे लिखना लहर में। नूनी नूनी उत्तर में लिख दिया 7। रैपट वरों में खींच कर लहर में लिखना उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। लह होनी चाहिए बस इस तरह। सही बात। लिखो अगला 2015 में आया था। अम्लीय विलयन का pH मान बताइए। अगला क्वेश्चन, अम्लीय विलयन का pH मान बताइए। 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 लिख लिया? इसका उत्तर क्या लिखोगे? इसका उत्तर क्या लिखोगे? हाँ, ये लिखना अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है। नून लिख दो 7 से कम। सही बात। क्या लिखोगे? अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है। अगला क्वेश्चन लिखो, घर तो लिखिए सर। 2019 और 2015 में आया था। 2019 और 2015। और जिसकी कॉपी में पर्सन पसंद नहीं लिखा नहीं मिला ना मुझे, अगर सन गलत लिख दिया उसका भी मुंह फोड़ूंगा मैं। याद रखना। अब नहीं मैं बोल रहा भाई। 2019 और 2015 देखिए बैठी एकदम बता के तुझे, तेरे लिए हेल्पर है। आठवां अब पूछ रही, पहले क्यों नहीं पूछा? अब सीधी मेरे को
मेरी बात नहीं बोल लो। अगला क्वेश्चन, अक्षारी विलयन का पीएच मान कितना होता है? एनी, हाँ जी, अक्षारी विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक। ऐसे बिल्कुल नहीं लिखना, ऐसे लिखना अक्षारी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। हाँ, लहर देनी। अक्षारी विलयन का पीएच मान कितना होता है? ओ तू भाग जा, तेरी मम्मी बुलाना आई थी, तेरे चाची आई, दोबारा जा जा, सच में तेरी मम्मी बुलाना आई थी। अक्षारी विलयन का पीएच मान कितना होता है? लिख लिया पर्सन? ये मेरे सिर में आया था, ये किसी सन में नहीं आया, कमिंग सून है। हाँ, कमिंग सून है, इस पर CS लिख दो, कमिंग सून। ये ब्राइट में लिख दो, हिंदी में इस पर नहीं आता, कमिंग सून लिखना, आने वाला है। दांत नहीं दिखाओ, दांत नीचे गिर जाएंगे एकदम, इतना नहीं ऐसे करते। ठीक है, दांत दिखाए मैंने तो 10वीं के बाद ही है। लिखो अगला अगला क्वेश्चन, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? एक देकर समझाइए उदाहरण। पर्सन ऐसा ही है ना, लिखो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, देकर समझाइए उदाहरण। क्या है उदासीनीकरण अभिक्रिया? देकर समझाइए उदाहरण। लिख दिया ना? उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? एक उदाहरण देकर समझाइए, एक उदाहरण माथे मारो, पिक्चर लिख लो कॉपी पर, नजर लग जाएगी मेरे। इतने तो सुंदर हो तुम्हें, कोई बात, बधाई हो। लिख दिया क्या? ये परसों तरसों चौथा आया था, ऐसे बिल्कुल 2022 में आया, 19 में आया, 15 में आया, 19, 22 और 15, 22 और 15, 2019 में आया और 22 में आया, 15 में आया। जी मैडम जी, कद आया था अक्षारी विलयन वाला? वो कमिंग सून हो, आने वाला हो, आज तक आया नहीं हो, वो तेरा इंतजार कर रहा। एक वो इधर आ रहा है बस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित यौगिकों के रासायनिक नाम और प्रत्येक का एक एक उपयोग बताइए। प्रत्येक के दो दो उपयोग बताइए। निम्नलिखित यौगिकों के रासायनिक नाम, निम्नलिखित यौगिकों के रासायनिक नाम, निम्नलिखित यौगिकों के रासायनिक नाम। निम्नलिखित यौगिकों के रासायनिक नाम और प्रत्येक के दो दो उपयोग बताइए। उपयोग तो एकदम बता दो तुम प्रयोगशाला में। और दूसरा बता, कितनी महान हस्ती दुनिया में तुम। प्रत्येक के दो दो उदाहरण दीजिए। पहला क्वेश्चन, धावन सोडा। धावन सोडे का रासायनिक नाम भी बताना, उसके दो उपयोग बताने, बता दो किसके, ये तुम्हारे घर तक करके ले आना। धावन सोडा, पहला क्वेश्चन धावन सोडा, इसके रासायनिक नाम बताना क्या होगा, और दूसरा इसके दो उपयोग बताने। लिख दोगे ना? कैसे लिखोगे उत्तर में? धावन सोडे का रासायनिक नाम, तीर का चिन्ह लगाया, पहले को सूत्र लिख दे, उसके नीचे नाम लिख दोगे। ठीक। दूसरे पे क्या लिखोगे? धावन सोडे के दो उपयोग। धावन सोडे के दो उपयोग नहीं, धावन सोडे के उपयोग 1 2 3, भले इन्होंने दो पूछे, 3 और 4 बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। दो ही बता दे, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक ना बताइए। दूसरा पार्ट, सेकंड पार्ट, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बता, क्या बताना? खाने के सोडा या बेकिंग सोडा, इसका भी यही बताना। दो उपयोग बताने, इसका रासायनिक नाम बताना। खाने का सोडा या बेकिंग सोडा, खाने का सोडा को बेकिंग सोडा भी क्या है ना, खाने का सोडा या बेकिंग सोडा, खाने का सोडा या बेकिंग सोडा। मूड ना खराब करना जल्दी से, अभी बताया जा रहा है। पहले पर्सन निकले, पहले विरंजक चूर्ण बनाने की अभिक्रिया और समीकरण में उपयोग। विरंजक चूर्ण बनाने की अभिक्रिया, सही तीसरा पार्ट है इसका, इसी क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है। एक में 3 पार्ट दे रखे हैं। अजीब ले रही, क्या बात कर दी। विरंजक चूर्ण बनाने की अभिक्रिया, विरंजक चूर्ण बनाने की अभिक्रिया का समीकरण एवं उपयोग, इसमें समीकरण भी लिखनी। विरंजक चूर्ण बनाने की अभिक्रिया का समीकरण, विरंजक चूर्ण बनाने की अभिक्रिया का समीकरण एवं उपयोग।
पता लगे किस टाइप के सवाल आवा। ठीक है, मैंने हल्का हल्का इशारा दे दिया तुम कि इस तरह के सवाल आवा, और सारे सवाल कर लेने मेरा। सारे मैं यहाँ लिखवा नहीं सकता, मेरी मजबूरी और मेरी मजदूरी भी है। तुम्हें इशारा दे दिया मैंने, इशारा ऐसे ऐसे सवाल आवा और सारे सवाल लिखने, सबके उत्तर लिखने खुद। क्या है ये कर रही हो। अगला सवाल लिखो। कौन सा नमाया था? 2015। ये सवाल 2015 में आया, 2020 में आया, 2017 में भी आया, 2011 में भी आया, 2014 में भी आया, 2011 में भी आया, 2020 में भी आया, 2019 में भी आया, 2018 में भी आया। अब सोचो कितना इंपॉर्टेंट है। एक काम करो, इसको 5 स्टार लगा दो, झंझट ही खत्म हो तुम्हारा। 5 स्टार लगाओ उसको, 5 स्टार। ठीक, एसएन लिख कर ना, जिस पे स्टार नहीं लगाने जाता 5 स्टार लगाने से बढ़िया एसएन लिख के उसकी पावर पर 5 चढ़ा दे करो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लास्टर, अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ समीकरण लिखिए। कल ही बढ़ाई थी तो लिखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ समीकरण लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ समीकरण लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ समीकरण लिखिए। हो चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन संदेश, यहाँ तुम चल। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ समीकरण लिखिए तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 महत्वपूर्ण उपयोग बताइए। तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 महत्वपूर्ण उपयोग बताइए। तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 महत्वपूर्ण उपयोग बताइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 महत्वपूर्ण उपयोग बताइए। इसे तो खुद कर लोगे पक्का, इसका मैं कुछ नहीं बता रहा, सब खुद करना। अच्छा बताइए, उत्तर में क्या लिखोगे शुरू में? पहले उत्तर लिख लेगा छन छन ठोबेरी छन। उत्तर में क्या लिखोगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया, ये लिखोगे। बस समीकरण लिख दोगे। पहले समीकरण लिखने से पहले बस हिंदी लिख लोगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ अभिक्रिया करके जिप्सम बनाता है, फिर धड़ाक समीकरण में। उसके बाद क्या पूछा? उसके उपयोग, 2 उपयोग तो बताई दोगे इसके। प्रयोगशाला में विगर्मक के रूप में, चिकित्सक उद्योग में। लिख दो, ये हर जगह ठीक है, हर जगह पिटांगे हैं। अगर पूछे ना धीरे के उपयोग, आराम से मांगे नाम के उपयोग आराम से। लेकिन केमिस्ट्री में लिखने हैं, फिजिक्स में तो पूछे फिजिक्स में पता लग नहीं, पता लग रहा है ना वहाँ फिजिक्स में पूछ रहा है मैं कि बताओ जो जनरेटर है उसके 2 उपयोग बताओ। तो जनरेटर फिजिक्स में, केमिस्ट्री में चलेंगे। ये बता रहे घास काटने की मशीन के 2 उपयोग, प्रयोगशाला में विगर्मक के रूप में। वो तो प्रयोगशाला में क्या करोगे भाई? किन कह रहे तब नहीं तो कहा था 2 उपयोग। ये वहां फिजिक्स में फंडा बैठ रहे, केमिस्ट्री में चला गया। पता लग गया भैया? एक काम करूंगा मैं, जिसके पास अगर नहीं आया ना क्वेश्चन आंसर, मैं ग्रुप में भेज दूंगा सारे मॉडल के। ठीक है, ये ज्यादा बढ़िया रह जाएगा। ठीक है, सोने में सुहाग। अभी भेज रहा तू चलती थी, मैं आता था, हरी डाल पर बैठा था, बस आगे मुझे पता ही नहीं। समझ में आई बात? या कोई दिक्कत? आज ही क्लास को मैं ही रोकता हूँ, कल को नया न कोई चैप्टर स्टार्ट करूँगा। अब सारे भेजना ना, मन तो बैठ के लिख लिए। अपने आप भी लिखिए, या भी लिखेगी, पड़ोसी भी लिखेंगे, सुधा भी लिखेगी, तेरी मौसी। सही बात है, सारा भेजना। कल को नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बस।